रीबर्थ ऑफ मिस मास्टर माइंड एपिसोड 4। शाम को स्कूल के बाद रुद्राक्षी और नियति अपनी पीठ पर अपने स्कूल बैग लेकर अपने जेबों में हाथ डाले हुए स्कूल के गेट की ओर चल रहे थे। तभी जीवन, जो कब से गेट पर झुके हुए उनका ही आने का इंतजार कर रहा था, वो उन्हें गेट की तरफ आते हुए देखकर जल्दी से सीधा खड़ा होकर रुद्राक्षी की तरफ अपना हाथ हिलाते हुए उसे बुलाया, रुद्राक्षी। तभी नियति ने जब जीवन को उन्हें नमस्ते कहते हुए देखा तो उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से रुद्राक्षी के बाहों को पकड़ते हुए धीरे से कहा, हमारे सामने देखो, जीवन तुम्हें नमस्ते कह रहा है। अपनी सहेली की बातें सुनकर रुद्राक्षी ने बस जीवन की तरफ देखकर हल्के से अपना सिर हिलाया और बिना कुछ बोले ही नियति के साथ वहां पर बिना रुके स्कूल के गेट की ओर चलती रही। रुद्राक्षी का इतना उसके तरफ इतना रुखा रवैया देखकर वह थोड़ा सा चौंक गया और अपने मन में सोचा, उसने तो सिर्फ उसका अभिवादन किया था, लेकिन उसने उससे एक बात बोलना तक जरूरी नहीं समझा। रुद्राक्षी रुको। फिर जीवन ने कुछ सोचते हुए जल्दी से रुद्राक्षी के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। तभी जीवन को फिर से उसे बुलाता सुनकर इस बार रुद्राक्षी रुकते हुए जीवन की ओर देखने लगी, जो उसका ही पीछा कर रहा था। जिसे देखकर उसने पूछा, क्या बात है? क्या तुमने आज दिन में मेरे पैरों की मालिश करने में मेरी मदद नहीं की थी? मेरे पैर अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इस समय रुद्राक्षी से बात करने की कोशिश करते वक्त जीवन का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। ये पहली बार था जब उसने किसी लड़की से बातचीत शुरू करने की पहल की, जिससे वह अपने मन में थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा था। तभी रुद्राक्षी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए चोटों की मालिश कर दी है। यह अब कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, जब तक कि तुम 2 दिनों तक अपने पैरों को आराम करने देते हो। और यही बात है। फिर कुछ सोच कर कहने लगा, मैंने तरुण को ये कहते हुए सुना कि तुम कुछ दिन स्कूल नहीं आए थे। क्या तुम अपनी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हो? या फिर यदि तुम्हें पढ़ाई करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। अगर मैं तुमको तुम्हारे पाठ बनाने में कोई मदद कर सकता हूँ तो मैं यही मुझे ठीक करने के लिए मेरे तरफ से तुम्हारे लिए पारिश्रमिक के रूप में मानूंगा। जीवन ने थोड़ा शर्माते हुए रुद्राक्षी को कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी रुद्राक्षी ने अपना सिर हिलाकर जल्दी से उसे मना कर दिया। रुद्राक्षी के जवाब से जीवन फिर आश्चर्यचकित हो गया। उसे कभी किसी लड़की ने इतनी स्पष्टता से मदद करने से इनकार नहीं किया था, इसलिए उसने फिर से पूछा, क्यों नहीं? हालांकि मैं कुछ दिन स्कूल नहीं आई हूँ, लेकिन मैं अपने घर पर भी पढ़ती हूँ और स्कूल के बाद मैंने अपने शिक्षक से भी प्रश्न पूछे, इसलिए अब मैं सभी के समान प्रगति के साथ आगे बढ़ रही हूँ, जिसके कारण मुझे अभी तुम्हारे सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहते हुए रुद्राक्षी ने फिर विनम्रता से जीवन को मना कर दिया और नियति के साथ अपने घर के लिए निकल गई। इधर जीवन तो बस वही खड़ा होकर अपने मुंह खोले रुद्राक्षी को उससे दूर जाते हुए देखता ही रह गया। हेलो दादाजी। कुछ समय बाद अपने घर पहुंचकर उसने अपने दादाजी को बधाई दी। उसे खुद को बुलाते ही दादी मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़कर कहा, अच्छा है, अभी तुम जाकर खाना खाकर अपने कपड़े बदलकर मेरे पास जल्दी से आओ। आज हमारा आयुर्वेदिक पाठ बागवानी है। बागवानी? हाँ, आज मैं कुछ एंजेलिका डहोरिका और लिकोरिस लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं जल्दी से आती हूँ। आधे घंटे बाद वह आकर अपने दादाजी की मदद करने लगी। फिर उसके दादाजी ने उसे उन जड़ी बूटियों को लगाने का सबसे अच्छा तरीका बताना शुरू किया। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में महारत हासिल करने का मतलब न केवल जड़ी बूटियों और उसके उपयोग को जानना है, बल्कि यह भी जानना है कि जड़ी बूटियों को कैसे उगाया जाए। इस समय दादाजी से बागवानी की पाठ सीखने के बाद रुद्राक्षी ने स्नान करने के लिए वहां से अपने रूम में चली गई। फिर कुछ समय बाद जब वह नहाकर अपने रूम से बाहर आई ही थी कि तभी शिव दादाजी उसके सामने आकर कहा, मिस रुद्राक्षी, डॉक्टर आहूजा ने आपको उनके अध्ययन कक्ष में जाने के लिए कहा था। धन्यवाद दादाजी शिव, उसने विनम्रता से कहा और अपने दादाजी के अध्ययन कक्ष की तरफ चली गई। इस समय रुद्राक्षी सीधे अपने दादाजी के अध्ययन कक्ष में गई और दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। फिर अपने दादाजी की आवाज सुनकर वह कमरे में दाखिल हुई तो उसने मिस्टर दीवान और एक अजनबी को अपने दादा के सामने बैठे हुए देखा। आओ रुद्राक्षी, यहाँ मेरे पास बैठो। दादाजी ने अपने बगल के सोफे को थपथपाते हुए अपनी पोती के बुलाया। अपनी दादाजी के बात सुनकर रुद्राक्षी उसके पास जाकर वहां पर बैठ गई। यह मेरी पोती रुद्राक्षी है। यह वही है जो उन जमीनों को खरीदना चाहती है। दादाजी ने उसे उसके सामने बैठे 2 व्यक्तियों से मिलवाते हुए कहा, रुद्राक्षी, तुम तो पहले से ही मिस्टर दीवान से मिल चुकी हो और यह मिस्टर सिंह है, वो वही है जो तुम्हारे जमीन खरीदने के प्रभारी व्यक्ति होंगे। अपने दादाजी से उनके परिचय सुनने के बाद रुद्राक्षी ने सम्मान स्वरूप मिस्टर दीवान और मिस्टर सिंह का विनम्रतापूर्वक स्वागत किया। नमस्कार मिस्टर सिंह, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और मिस्टर दीवान, काफी समय से आपसे मुलाकात नहीं हुई। आशा है कि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य में होंगे।
इस समय मिस्टर सिंह को रुद्राक्षी का यह विनम्र व्यवहार बहुत ही पसंद आया। क्या तुम वही हो जो झील के किनारे की जमीन, पास के पहाड़ की जमीन और बाजार के पीछे की जमीन खरीदना चाहते हो? जी हाँ मिस्टर सिंह, मुझे उन जमीनों को खरीदने में बहुत ही दिलचस्पी है, रुद्राक्षी ने उत्तर दिया। मिस रुद्राक्षी, क्या तुम उन जमीनों को विकसित करना चाहती हो? मिस्टर सिंह ने रुद्राक्षी से फिर पूछा। जी हाँ, मेरे पास उन जमीनों के लिए पहले से ही एक योजना है। जब उसने ऐसा कहा तो वे लोग उसकी आंखों के अंदर खुशी देख सकते थे। ठीक है, तो फिर कृपया तुम इस समझौते पर एक नजर डाल सकते हो। यदि तुमको इसमें कुछ गलत लगता है तो कृपया मुझसे कहो, फिर हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। मिस्टर सिंह ने उसके सामने मेज पर रखे हुए फाइल को दिखाते हुए कहा। फिर रुद्राक्षी ने वो फाइल मेज पर से अपने हाथ में लेते हुए पढ़ना शुरू कर दिया। इस समय उसकी मुद्रा ऐसी लग रही थी जैसे कोई सीईओ अपने ऑफिस में बैठकर कोई जरूरी फाइल पढ़ रही हो। अभी वो देखने में बहुत ही प्रोफेशनल लग रही थी, जिससे मिस्टर दीवान और मिस्टर सिंह अवाक रह गए थे। हालांकि मिस्टर दीवान रुद्राक्षी से पहले भी मिल चुके हैं, फिर भी वो अभी उसकी व्यावसायिकता से बहुत हैरान हो गए। फिर कुछ समय बाद रुद्राक्षी ने फाइल को पढ़कर वापस मेज पर रख दिया और फिर उसने भुगतान की अवधि की ओर इशारा किया। इसमें कहा गया है कि खरीदार को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले जमा राशि का भुगतान करना होगा, जिससे वो सहमत नहीं थी। मैं चाहूंगी कि आप भुगतान की अवधि को बदल दें, क्योंकि मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद ही पूरा भुगतान कर दूंगी। वो इस खरीदारी में कोई भी झूठ नहीं चाहती थी। लेकिन इस समय मिस्टर सिंह इस भुगतान अवधि से झिझ रहे थे। अगर मिस्टर सिंह को डर है कि मैं आपको धोखा दूंगी, तो फिर हम बैंक में भी इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस तरह आप तुरंत ही पैसा प्राप्त कर सकते हैं, रुद्राक्षी ने पेशेवर ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। इस समय रुद्राक्षी के बातों से मिस्टर सिंह अपने गहरी सोच में लग रहे थे और रुद्राक्षी सोफे पर झुककर मिस्टर सिंह के फैसले का इंतजार कर रही थी। इस समय दादाजी ने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला। उसने सब कुछ रुद्राक्षी पर छोड़ दिया। सबसे पहले उसने रुद्राक्षी को कुछ मदद देने के बारे में सोचा था। हालांकि जब उसने अपनी पोती को इस तरह देखा तो उसे पता चल गया कि अभी उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। मैं इस अनुबंध की फिर से समीक्षा करूंगा और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए जगह की व्यवस्था करने के बाद मैं तुमको बुलाऊंगा। क्या तुम उन 2 जमीनों की कीमत से सहमत हो? मिस्टर सिंह कुछ समय सोचने के बाद अंततः बोला। जी हाँ, रुद्राक्षी ने पहले ही मिस्टर दीवान के साथ उन जमीनों की कीमत पर चर्चा किया था। उसने अपने मन में सोचा, उन्होंने ही तो उस कीमत को कम करने में उसकी मदद की थी। ठीक है मिस रुद्राक्षी, तुम्हारे साथ व्यापार करना मेरे लिए खुशी की बात होगी। मैं तुमको वापस बुलाऊंगा। फिर मिस्टर सिंह खड़े होते हैं और रुद्राक्षी से हाथ मिलाते हैं। रुद्राक्षी ने मिस्टर दीवान के साथ भी ऐसा ही किया। अगली सुबह नियति स्कूल आने के पूरे रास्ते रुद्राक्षी को बस जीवन के बारे में बोल बोलकर सिरहाए जा रही थी और जिसे देख रुद्राक्षी ने बस असहाय होकर आह भरते हुए उसके साथ चुपचाप स्कूल तक जा रही थी। हालांकि स्कूल में प्रवेश करने से पहले ही उसे उसकी ओर अजीब सी तेज नजरें महसूस होने लगी, जिसके कारण रुद्राक्षी ने असमंजस में अपने चारों ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, यहाँ क्या चल रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे अपने जानलेवा इरादे से देख रहा है? लेकिन जब उसे वहां पर कोई नहीं दिखता तो वह भी सब कुछ इग्नोर करके नियति के साथ अपने क्लास में चली जाती है। लेकिन जब तरुण ने रुद्राक्षी की आकृति को क्लास में आते हुए देखा तो वह उत्साह में उसके पास भागकर आते हुए कहने लगा, रुद्राक्षी, मैंने सुना है कि कल स्कूल के बाद जीवन ने तुमसे बात करने की कोशिश की थी। जब तरुण ने रुद्राक्षी से यह बात कही तो पूरे क्लास की सभी छात्रों ने अपना सिर घुमाकर रुद्राक्षी और तरुण की ओर देखने लगे। इस समय उन सभी की आंखें थोड़ी अजीब सी हो गई थी, विशेषकर वहां के लड़कियां, जो इस समय कुछ ज्यादा ही अधिक ईर्ष्यालु स्वभाव के लग रही थीं। जिसे देखकर एक पल के लिए तो रुद्राक्षी ने अपना माथा ही पकड़ कर लिया। फिर खुद को शांत करते हुए तरुण की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला? तुम तो पहले ही चले गई थे ना? इस समय रुद्राक्षी के सवाल सुनकर तरुण ने अपने पेट पकड़ते हुए जोर जोर से हंसा और गर्व से कहा, बेशक मैंने ही तो जीवन को तुम्हारे बारे में बताया था। उसने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था तो मैंने उसे बताया कि तुम कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं आए थे। वो सच में सक्रिय रूप से तुम्हारी मदद का बदला चुकाना चाहता था। उसके पूरे बात सुनने के बाद वह बेबसी से मुस्कुराया अपने आप से ही बुदबुदा कर कहने लगी, ओह, तो अब पता चला कि यह वही बदबूदार बच्चा है जिसके कारण जीवन को उसके बारे में इतना कुछ पता चला। फिर रुद्राक्षी ने उसे नाराजगी से घुरते हुए अपनी सीट पर जाने के रास्ते पर असहाय होकर शिकायत करते हुए कहा, सच में तुम्हारे पास बहुत सारे मुंह हैं। वो वास्तव में कभी भी जीवन जैसे किसी भी आदमी के साथ शामिल नहीं होना चाहती थी। उसका शांतिपूर्ण जीवन शायद उसके कारण ही बर्बाद हो गया था।
फिर अपने सिट पर बैठते हुए सबकी तरफ एक नजर घुमाते हुए खुद से हे कहा, देखो रुद्राक्षी, अब इन सभी देवी देवताओं के कातिलाना निगाहों को देखो, तुम खुद इसकी पहले से ही उम्मीद कर सकते हो। इस समय वो बस जीवन के मामलों को संभालने के बारे में सोच रही थी कि तभी वहां पर कुछ घमंडी लड़कियों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो रुद्राक्षी को देखते हुए कहने लगी, और तो ये तुम हो जिसने जीवन को खुद से बात करने में मजबूर किया। तभी रुद्राक्षी ने भी धीरे से अपना सिर उठाकर उस लड़की को देखने लगी, जिसका एक हाथ उसके कूल्हों पर और एक उंगली से उसकी तरफ इशारा कर रही थी। चारू, ये कक्षा सेक्शन A है, तुम्हारे सेक्शन B नहीं। तभी रुद्राक्षी ने भी उदासीनता से उस लड़की से कहा। निस्संदेह इस लड़की के बारे में रुद्राक्षी को पहले से ही पता था कि वह सेक्शन B में एक खूबसूरत फूल है, और उसे यह भी पता था कि ये लड़की अकेली थी जो पूरे स्कूल में जीवन के साथ सबसे अच्छे संबंध रखती है। साथ ही पूरे स्कूल में यह अफवाह भी है कि वह और जीवन एक प्रेमी प्रेमिका के जोड़े हैं। हालांकि रुद्राक्षी ने यह नहीं सोचा था कि जीवन जैसे एक घमंडी लड़के को इस तरह की घमंडी लड़की को कभी पसंद भी करेगा। लेकिन जो भी हो, वो तो निस्संदेह ये बातें कभी भी उनके सामने नहीं कहेगी, क्योंकि उसे डर है कि इन बातों के कारण वह उसके लिए और भी अधिक परेशानियां खड़ी कर देगी। यही मुख्य कारण है कि वह जीवन के साथ बातचीत नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हें जीवन के बारे में पूछ रही हूँ, मुझे इसके बारे में और दूसरी बार पूछने मत देना। चारू ने रुद्राक्षी से गुस्से में पूछा, मेरी अनुमति के बिना तुमने जीवन के साथ बात करने की हिम्मत कैसे की? इस समय रुद्राक्षी ने ठंड से चारू को देखते हुए धीरे से अपनी सीट से उठ खड़ी हुई, और उसकी स्पष्ट और नीली आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। फिर उसने कहा, चारू, जीवन की इससे बात करता है, और उसे कब तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता होती है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और अगर उसे किसी से बात करने के लिए तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता है, तो फिर तुम उसी से ये क्यों नहीं पूछ रही हो कि वो मुझसे बात करने को लिए क्यों आया था? इस समय रुद्राक्षी के शरीर से निकलने वाली शक्तिशाली आभा से चारू तुरंत चौंक गई और उसने एक कदम पीछे की ओर खींच लिया, मानो रुद्राक्षी, जिसका माथा उससे केवल 1 इंच ही छोटा था, एक पल में बहुत बड़ा और लंबा हो गया था। तभी चारू ने रुद्राक्षी को देखते हुए अपना थोड़ा सा थूक निगल गई, और इस समय उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। फिर भी खुद को कमजोर ना दिखाते हुए उसने कहा, रुद्राक्षी, तुम मेरे सामने ज्यादा अहंकारी मत बनो, और इसे भी तुम अपने बैकग्राउंड के हिसाब से उसकी गर्लफ्रेंड बनने के योग्य नहीं हो। इस समय रुद्राक्षी ने अपना सिर थोड़ा घुमाते हुए अपनी ठंडी आंखों को रोल करते हुए कहा, तुम्हें मुझे ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं उसके लिए योग्य हूं या नहीं, पर तुम पहले जाकर जीवन को ये स्वीकार करने दो कि तुम उसकी एक गर्लफ्रेंड हो, और फिर मुझे ये सिखाने के लिए मेरे पास आए कि मैं उसके योग्य हूं या नहीं। अरे रुद्राक्षी, ये बात तो पूरे स्कूल में फैल गई है कि जीवन तुम्हारे साथ बात कर रहा था। इस समय नियति ने रुद्राक्षी के पास आकर उसके कान में धीरे से कहते हुए उसे फिर से चिढ़ाया। तभी रुद्राक्षी ने केवल अपना सिरनामे हिलाते हुए घृणित ढंग से बोली, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भविष्य में उसके साथ कम बातचीत करूंगी। इस समय चारू अपनी कक्षा में लौटते हुए जीवन को देखा, जो पहले ही स्कूल में आ चुका था। फिर वो जीवन के पास आकर व्यथित भाव से उसकी ओर देखते हुए पुकारा, जीवन, क्या बात है? तभी जीवन ने अपने स्कूल बैग से होमवर्क निकालते हुए प्रश्नवाचक दृष्टि से अपना सिर उठाकर चारू को देखते हुए पूछा, क्या तुम कल रुद्राक्षी के साथ बात कर रहे थे? चारू ने व्यथित और चिंतित होकर जीवन से पूछा। इस समय जीवन को इसकी कोई परवाह नहीं थी, और उसे लगा कि उसने जो कुछ भी किया उसे हल्के में लिया गया है। वो उसके पैरों को ठीक करने में मदद करने के लिए रुद्राक्षी की दयालुता का बदला चुकाने के लिए कुछ करना चाहता था। इसलिए उसने ज्यादा न सोचते हुए अपना सिर हिलाया कर चारू की तरफ हैरानी से देखकर पूछा, हाँ, तो क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? तुम उसके साथ कैसे बात कर सकते हो? चारू ने इस समय अचानक से क्रोधित रूप दिखाते हुए जीवन पर आरोप लगाते हुए सवाल किया। चारू के अचानक बदलते रूप को देखकर जीवन ने अपने भौहें सिकोड़ते हुए अप्रसन्न भाव के साथ चारू की तरफ देखा और अपनी बेहद ठंडी आवाज के साथ पूछा, मैं कब क्या करता हूँ इसका मुझे तुमको रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? अब चारू ने सच में व्यथित रूप दिखाते हुए शिकायत की, तुम और मैं किंडरगार्टन से एक सहपाठी रहे हैं, लेकिन तुमने कभी भी मेरे साथ बात करने की पहल नहीं की। ये सच है कि जीवन अपने कई सहपाठियों के साथ बात करता है, लेकिन वह कभी भी किसी दूसरे लड़की के साथ बात नहीं करता है। रुद्राक्षी वो पहली लड़की थी जिसके साथ वो पहली बार बात करने के लिए इतना कोशिश कर रहा है, इसलिए चारू इस समय इतनी ईर्ष्यालु और क्रोधित थी। चारू के सवालों का सामना करते हुए जीवन के मन में धीरे धीरे उसके प्रति घृणा की भावना विकसित होने लगी, इसलिए उसकी आवाज और भी ज्यादा शांत और ठंडी हो गई। मुझे किसी से बात करना है या नहीं, यह मेरा काम है। जीवन। चारू ने अपना सिर घुमाकर जीवन की ओर देखा और इस समय उसकी उन आंखों में अंतहीन शिकायतें भरी हुई थी।
फिर 3 घंटे के बाद ब्रेक के दौरान रुद्राक्षी जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली, वो सीधे निता से टकरा गई। रुद्राक्षी, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है, तुम मेरे साथ आओ। निता ने एक रानी की तरह रुद्राक्षी को आदेश दिया। ऐसा लग रहा था कि वह उस दिन के रुद्राक्षी को लेकर अपने डर को पूरी तरह से भूल गई है। इस समय रुद्राक्षी ने बस नीता को असहाय रूप से देखा, लेकिन इस समय वो केवल उसका अनुसरण ही कर सकती है। नीता के लिए रुद्राक्षी का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके पिछले जीवन में और वर्तमान में भी नीता और उसके पूरे परिवार ने उसे उसी तरह से हेय दृष्टि से देखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उनकी परिवार की जैविक बेटी नहीं है, बल्कि उन लोगों ने तो अपने मकसद के लिए उसे झूठ बोलकर अपने साथ रखा था। इस समय नीता ने रुद्राक्षी को स्कूल के एक शांत कोने में ले जाकर उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, रुद्राक्षी, तुमने जीवन को खुद से तुम्हारे साथ बात करने को आने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? इस समय रुद्राक्षी अपने स्मृति के विचारों से वापस आए और नीता की ओर देखने लगी। अप्रत्याशित रूप से नीता ने उसे जीवन के व्यवसाय के लिए यहाँ बुलाया था। अपने पिछले जीवन में नीता और उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर उसे मार डालने के बारे में सोचते हुए रुद्राक्षी की अभिव्यक्ति बहुत ही ठंडी हो गई थी। यह मेरा काम है, मुझे तुमको रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्राक्षी का स्वर इस समय बहुत ठंडा था। वह अपने पिछले जीवन की चीजों के बारे में इस समय कोई परवाह नहीं करना चाहती है, और जब भविष्य में समय आएगा तो वह उन्हें सबक सिखाने के अवसर जरूर ढूंढेगी। वास्तव में तुम मुझसे इस तरह से बात करती हो? नीता थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई। उसने इस समय रुद्राक्षी को अविश्वास के साथ देखा। पिछली रुद्राक्षी उनके सामने बहुत विनम्र थी। वह उनसे जो भी करने के लिए कहती थी वह वही करती थी और उनके सभी आदेशों की अवहेलना नहीं करती थी। पर कुछ दिनों से पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है, जैसे वो बहुत बदल गई हो। यदि यह पिछली रुद्राक्षी होती तो वो पूछताछ में कही गई बात के बाद पहले निश्चित रूप से माफी मांगती और फिर कसम खाती कि वह भविष्य में जीवन से कभी नहीं मिलेगी या बात नहीं करेगी। इस समय रुद्राक्षी ने नीता को उदासीनता से देखा, जो उसे अविश्वसनीय रूप से देख रही थी। उसे ऐसे देखकर रुद्राक्षी ने मजाक में हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें और कुछ कहना है तो जल्दी कहो, मुझे पढ़ने के लिए अपने क्लास में वापस भी जाना है। जब नीता ने रुद्राक्षी के मुंह से ये शब्द सुने तो उसके चेहरे पर अविश्वसनीय अभिव्यक्ति तुरंत गायब हो गई और वो क्रोध में बदल गई। रुद्राक्षी, क्या ता जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? नीता ने गुस्से में रुद्राक्षी से सवाल किया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा था, लेकिन तुमने मुझे उसका जवाब ना देकर मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत कर रही हो। नीता की आत्मा गौरव और अहंकार के कारण असहाय महसूस करते हुए रुद्राक्षी ने अपना हाथ उठाया और अपने माथे को दबाते हुए छुआ। नीता, हम दोनों के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, रुद्राक्षी ने ठंडी आवाज में अपने मुंह के कोने पर व्यंग्य के साथ कहा। नीता ने अपना हाथ लहराया और तिरस्कारपूर्वक कहा, हाँ सही कहा तुमने, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक आवारा कुत्ता है जो सड़क से उठाकर हमारे घर में लाया गया था ताकि इससे हमें कुछ फायदा हो। लेकिन जब वही आवारा कुत्ता कटने को भागा तो उसे मारकर घर से निकाल दिया गया, बस इतना ही। उसकी बातों को सुनकर रुद्राक्षी ने बस अपना सिर थोड़ा सा नीचे करते हुए अपने दिल में व्यंग्य किया। इससे पता चलती है कि इन लोगों के दिलों में उसकी स्थिति सिर्फ एक आवारा कुत्ते जैसी थी। ये सचमुच एक ऐसी पहचान है जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। बात सिर्फ इतनी है कि उसे अब इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वे उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे केवल अब अपने दादाजी और उनके पूरे परिवार की परवाह है। भले ही मैं एक आवारा कुत्ता हूँ, लेकिन तुम मेरे मालिक नहीं हो, तो तुम्हें मेरी परवाह क्यों करनी है? रुद्राक्षी ने ठंडे स्वर में उसके बातों को प्रतिवाद किया। नीता उसके जवाब से फिर चौंक गई और उसने अपना मुंह खोला, लेकिन पाया कि वो इस समय रुद्राक्षी के खिलाफ लड़ने के लिए कोई भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। हालांकि रुद्राक्षी के आकृति को देखकर जो फिर वहां से जाने वाली थी, वो तुरंत गुस्से से चिल्लाई, रुद्राक्षी, तुम यही रुको। उसके ऐसे सिलने से रुद्राक्षी वहीं पर थोड़ी रुकी, लेकिन फिर से आगे की ओर बढ़ गई। रुद्राक्षी, अगर तुम जीवन के और करीब जाने की हिम्मत करते हो तो उसे तुम्हारी विनम्र स्थिति बताने के लिए मुझे दोष मत दो, नीता ने गुस्से में रुद्राक्षी को धमकी देते हुए कहा। विनम्र स्थिति? मेरी किस प्रकार की विनम्र स्थिति हो सकती है? रुद्राक्षी ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। वो ये भी नहीं जानती थी कि उसकी स्थिति कितनी विनम्र है। नीता ने इस समय अपने मुंह के कोने पर एक मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं उसे बताऊंगी कि तुम और तुम्हारी माँ बेशर्मी हो जो दूसरों के पति पर नजरें गड़ाती है, यहाँ तक कि तुम्हारे माता। अरे! इस समय रुद्राक्षी ने अचानक घूमते हुए नीता का मुंह ढक दिया और उसका सिर दीवार पर दबा दिया। इस टाइम उसकी आंखें बहुत ही ठंडी हो गई थी। फिर उसने कहा, तुम मेरे अगेंस्ट जो मन करे कह और कर सकते हो, लेकिन मेरे माँ के बारे में ऐसा कभी नहीं कह सकते जिससे मेरे माँ की इज्जत पर बात आ जाए।
उसकी माँ उसकी रक्षा करते हुए मारी गई और अब वो किसी को भी उनकी अपमान करने की अनुमति नहीं देगी। इस बार मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, तुम लोग मेरा अपमान करो ये ठीक है, लेकिन अगर तुमने दोबारा से मेरे माँ का अपमान करने की हिम्मत की तो मुझे तुम्हें सबक सिखाने में कोई भी आपत्ति नहीं है। रुद्राक्षी ने निता की चेहरे के पास पहुंचकर गुस्से में कहा। इस समय उसकी आंखें और उसके शब्द पहले से भी अधिक ठंडे थे, जिसके कारण निता को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इस समय अपने मौत के एकदम करीब आ गई है। यह महसूस करते भी निता ने डर के मारे अपनी आंखें चौड़ी करके रुद्राक्ष की ओर देखा। उसकी आंखें अभी भी सदमे और अविश्वास से भरी हुई थीं। फिर रुद्राक्षी ने निता को जाने देते हुए जमीन पर पटक दिया। उसके बाद उसने अपने सिर को थोड़ा सा झुकाते हुए उसे शर्मिंदगी के साथ जमीन पर गिरते हुए देखा और अफसोस के साथ कहा, काश तुम उसके सामने मेरे बारे में बुरा भला बोलती, तो शायद वो मुझे और परेशान नहीं करता। ये बात कहकर रुद्राक्षी निता की ओर देखे बिना ही अपने क्लास में चली गई। इस समय निता जमीन पर आधी लेटी हुई रुद्राक्षी को वापस जाते हुए देख रही थी। अभी उसकी आंखों में बस सदमे का ही भाव झलक रहा था, जो धीरे धीरे अब क्रोध और घृणा के भाव में बदल गए। रुद्राक्षी, मैं निश्चित रूप से तुम्हें कभी बेहतर महसूस नहीं कराते दूंगी। फिर कुछ घंटों के बाद जब स्कूल के टाइम खत्म हुआ तो रुद्राक्षी ने अपना स्कूल बैग लेते हुए नियति के साथ स्कूल से बाहर चली गई, जिसे देखने के बाद जीवन भी भागते हुए नीचे आ गया। ओह रुद्राक्षी, क्या तुम भी अभी घर जा रही हो? रुद्राक्षी के पार पहुंचकर जीवन ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी का अभिवादन करते हुए पूछा, जिसे सुनकर रुद्राक्षी ने हल्के से उत्तर देते हुए कहा, अगर अभी मैं अपने घर नहीं जाऊंगी तो कहां पर जाऊंगी? रुद्राक्षी ने अपना जवाब देने के बाद जीवन की उसके लिए जो निकटता के भाव है उसे नजरअंदाज करते हुए स्कूल के गेट की ओर चली गई। पर जिन लोगों ने रुद्राक्षी को जाते हुए देखा वे केवल जीवन ही नहीं बल्कि चारू भी थी, जो एक गलियारे में खड़ी अपने उदास भाव से रुद्राक्षी को ही घूर रही थी और उसके हाथ में ले रखे मोबाइल फोन से किसी को एसएमएस करते हुए कहने लगी, रुद्राक्षी, आज तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने की जो हिम्मत की थी उसके लिए तुम्हें सजा तो मिलेगी। इस समय नियति को घर छोड़ने के बाद रुद्राक्षी आज भी लंबे रास्ते से ही भागते हुए अकेली घर के रास्ते पर जा रही थी। हालांकि जब वो उस रास्ते से बाहर निकली जहां पर उसने पिछली बार लाल बालों वाले भाइयों से मिली थी, तभी उसकी मुलाकात फिर से 20 से लेकर 30 तक के एज वाले रूखे कपड़ों के पैंट्स पहने बिना शर्ट के युवकों की एक ग्रुप से हुई, जिनके चेहरे पर बस उदासी ही दिख रही थी। ये सिर्फ इतना है कि ये लोग तारा और अन्य लोगों से थोड़ा अलग हैं, जिन्हें पहले तारा के द्वारा उसे सबक सिखाने के लिए बुलाया गया था। पर जो भी हो, इस समय भी रुद्राक्षी की आंखों में डर नहीं बल्कि उसकी आंखें तो बहुत ही भयंकर लग रही थीं। पर इन सभी लोगों के हाथों में लोहे की रॉड और मुंह में सिगरेट भरी हुई थी और इस समय उन लोगों ने अपनी तिरछी नजरें घुमाते हुए रुद्राक्षी को बुरी तरह से घूरकर देखने लगे। फिर उन्हीं में से आगे खड़े आदमी, जो लगभग 30 के आसपास अधिक उम्र का लग रहा था, उसने रुद्राक्षी पर अपने एक नजर डाली, पर रुद्राक्षी को देखते हुए इस समय उसकी आंखें अवमानना से भरी हुई थी और उसने अहंकार पूर्वक रुद्राक्षी की ओर इशारा करके कहा, ओह ये तुम हो। इस समय रुद्राक्षी ने भी अपनी आंखें उठाकर अपने सामने इन खतरनाक लोगों की ओर उदासीनता से देखते हुए शांत चेहरे के साथ पूछा, आप लोग कौन हैं? तभी रुद्राक्षी के प्रदर्शन और उसके पूछे गए सवाल से उन बड़े आदमियों को थोड़ा सा अचंभित कर दिया, जिससे वे लोग उसकी आंखों में एक अजीब नजर के साथ देखने लगे। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रुद्राक्षी उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं डरेगी, बल्कि इसके विपरीत तो वह उनके सामने इतनी उदासीन तरीके से खड़ी हुई थी। छोटी बच्ची, हमें क्षमा करें, हम तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते, उस बड़े आदमी ने अपने आश्चर्य से बाहर आते हुआ अपनी गर्व भरी आवाज में कहा, हम सब यहाँ दूसरों द्वारा सौंपे गए काम के मुताबिक तुम्हारे दोनों पैरों को नष्ट करने आए हैं, इसलिए तुम्हारे पास अपने पैरों को नष्ट करवाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस समय रुद्राक्षी ने एक कदम पीछे हटकर उन बड़े आदमियों की तरफ देखा जो अभी उसे अपने बिस में घेर कर रखे हुए हैं। हालांकि उसी समय सड़क के एक कोने पर एक कार मुड़ते हुए इस सड़क की ओर चली आ रही थी। तभी रुद्राक्षी ने भी धीरे से आह भरते हुए उन गुंडों से कहा, मम, ऐसा लगता है कि अगर मैंने तुम्हें अब नीचे नहीं गिराया तो तुम लोग मुझे उस इंसान के बारे में नहीं बताओगे। रुद्राक्षी की बातें सुनकर इस समय उस बड़े समूह के सभी लोग अचंभित हो गए और फिर हंसी में फूट पड़े, जो रुद्राक्षी के लिए उपहास और अवमानना से भरा हुआ था, क्योंकि रुक ने उन सबसे यहाँ तक कहा कि वो उन्हें यहाँ पर हरा देंगे। यह मत देखो कि वो लोग कौन है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उन सभी के हाथों में अभी भी हथियार हैं। तभी वह कार भी धीरे धीरे उसी सड़क पर आगे बढ़ने लगी, पर इन सबसे बेखबर रुद्राक्षी ने धीरे से अपना सिर उठाकर उन सबको देखा। इस समय उसके आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। फिर उसने अपने हाथ में रखे स्कूल बैग को दाईं ओर के बड़े आदमी की ओर फेंकते हुए इन लोगों के प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना
अपने पैर को जमीन पर पटकते हुए उसकी आकृति वहां से उछल पड़ी और एक हाथ से मुट्ठी बनाते हुए उस बड़े आदमी के चेहरे पर एक मुक्का मार दिया। इस समय रुद्राक्षी, जो हवा में उछली हुई थी, ने अपनी पैर को बिना वापस लिए ही दूसरे बड़े आदमी के मुंह पर जोर से लात मारी। बूम! तभी दो शारीरिक विस्फोट और टकराव हुए, जिसके बाद दो लोग जमीन पर गिरकर बुरी तरह से चिल्लाने लगे। तभी वो कार भी उसी चौराहे से होकर गुजरी और पीछे की सीट पर बैठे दो युवकों में से एक ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए बाहर की स्थिति को देखने लगा। इस समय सड़क के किनारे हो रहे लड़ाई और रुद्राक्षी के उन लोगों को मार रहे स्टाइल को देखकर उसकी आंखें चमक रही थी। शिवम, देखो ना, बाहर देखने के लिए एक बड़ा अच्छा शो है। मैंने अभी एक विशेष छोटी लड़की को देखा। रणबीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए शिवम को हिलाते हुए कहा, जो अभी कार के पिछली सीट पर अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठा हुआ था। हालांकि शिवम ने इस समय रणबीर की बातों को नजरअंदाज कर दिया और थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, चलो जाने दो, अब मुझे और डिस्टर्ब मत करना। इस समय शिवम के धमकी भरी आवाज को सुनकर रणबीर के हाथ की हरकतें रुक गई और उसकी नजर शिवम के शरीर पर चली गई। उसने उसे उदासीन भाव से देखकर असहायता से अपने कंधे उचकाते हुए शिवम के पकड़े हुए हाथ को छोड़ दिया और रणबीर ने अपने कार के ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, कार को धीरे धीरे चलाओ। फिर अपना सिर घुमाते हुए खिड़की के बाहर उस लड़ाई को देखने लगा। इस समय रुद्राक्षी की हरकतें बहुत ही तेज थीं। उसने एक आदमी को अपने बैग से हल किया और फिर एक चाल चली, एक मुक्का और एक लात के साथ तीन आदमी को तुरंत ही नीचे जमीन पर गिरा दिया। अभी उन तीनों को मारकर नीचे गिराने में रुद्राक्षी ने 5 सेकंड का भी उपयोग नहीं किया और उन्हें सीधे हल कर दिया। इन लोगों ने तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी और उनके अपने लोगों को रुद्राक्षी ने पहले ही जमीन पर गिरा दिया था, केवल अपने साथियों की चीखें सुनने के लिए। इस समय ये दृश्य देखकर रणबीर, जो कार में बैठे हुए थे, उसने एक जोरों की सीटी बजाई। फिर उनके मुंह के कोने पर एक चंचल मुस्कान दिखाई देते हुए कहा, ये छोटी सी लड़की वास्तव में लड़ने में बहुत ही अच्छी है और साथ ही उसके पास इतना अच्छा कौशल भी है। फिर रुद्राक्षी ने जमीन पर उतरकर अपनी भुजाओं को हिलाते हुए एक मुक्का सीधे अगले बड़े आदमी के चेहरे पर मार दिया। जिस बड़े आदमी को अभी रुद्राक्षी द्वारा सिर पर मारा गया था, उसने अपना मुंह खोला तो देखा कि उसके मुंह से खून निकल रहा था, जिसमें कुछ चांदी के सफेद दांत भी मिले हुए थे। जब रुद्राक्षी अपने मार्शल आर्ट मास्टर और अंतरिक्ष में अपने मास्टरों से पढ़ रहे होते थे, तो वे अक्सर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते भी थे, एक प्रशिक्षण भागीदार के रूप में एक गुरु जैसे गुरु के साथ। इसलिए उसका कौशल स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं था। भले ही ये छोटे गैंगस्टर इस समय हथियार पकड़े हुए थे, लेकिन उन सभी की प्रतिक्रिया करने और शॉट लेने की गति बिल्कुल भी रुद्राक्षी जितनी तेज और अतसी नहीं थी। इस समय उन बाकी बसे बड़ा आदमी को वापस होश आया तो उसने देखा कि रुद्राक्षी ने पहले से ही उसके सामने खड़े आखिरी बड़े आदमी को भी जमीन पर गिरा दिया। अभी जब उसने रुद्राक्षी के हाथों को जमीन पर गिरते हुए देखा तो उसके शरीर में कंपन जैसा महसूस हुआ और वह वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रुद्राक्षी ने अपने सामने ये दृश्य देखने के बाद अपनी उन्हीं ठंडी आंखों के साथ पिसे पलटकर उस बड़े आदमी की ओर देखने लगी, जो अब उसके आगे खड़ा था। इस समय बड़े आदमी ने मूल रूप से अपने हाथ में पकड़े लोहे के लाठी को जमीन पर गिरा दिया, पिंग पोंग, क्योंकि उसका हाथ अभी मजबूती से उस लाठी को पकड़ नहीं पा रहे थे। साथ ही अपने सदमे और भय के कारण उसका मुंह खुला होने से उसके मुंह में रखी हुई सिगरेट भी अब जमीन पर गिर गई थी। तभी उस जली हुई तंबाकू से आग की लपटें धीरे धीरे नष्ट होने लगी, मानो उस आदमी के भी दिल की सभी गर्मी अब धीरे धीरे खत्म होने लगी हो। इस समय रुद्राक्षी धीरे धीरे उस बसे हुए बड़े आदमी की ओर गई, लेकिन उस बड़े आदमी ने रुद्राक्षी की ओर ऐसे देखा जैसे मानो कोई मौत की रानी धीरे धीरे उसकी ओर आ रही हो। रुद्राक्षी के हर कदम पर उस आदमी की दिल के धड़कन बहुत ही जोर जोर से धड़कता जा रहा था। तभी अपने कार में बैठे हुए रणबीर ने यह नजारा देखकर एक जोरों की सीटी बजाते हुए रुद्राक्षी के शरीर से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को देखा, जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था, जिसके कारण रणबीर की आंखें इस समय उत्साह से चमक रही थी। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि इस जगह में भी ऐसी कोई अनोखी महिला रहती होगी। इस समय रुद्राक्षी उस बड़े आदमी के सामने खड़ी थी और उसकी गहरी और स्पष्ट आंखें अभी बहुत ठंडे भावों से भरी हुई थी। फिर उसने उस आदमी से अपने ठंडे आवाज़ में पूछा, चलो अब इसके बारे में हम आराम से बात करते हैं। तो अब बताओ, तुम्हें यहाँ आकर मेरे पैर तोड़ने के लिए किसने बुलाया था? वो चारू नाम की एक स्टूडेंट है। इस टाइम उस बड़े आदमी को केवल यह महसूस हुआ कि उसका पूरा दिल उसके गले में उछल रहा था, इसलिए अपने डर के मारे उसने कुछ भी सोचे बिना ही रुद्राक्षी के प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अभी उस बड़े आदमी को पूरा यकीन था कि अगर उसने रुद्राक्षी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया तो उसका अंत बहुत ही दुख भरा होगा। जब रुद्राक्षी ने उस बड़े आदमी का जवाब सुना तो उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी की चमक आ गई
उसे यह उम्मीद नहीं थी कि चारू उसे मारने के लिए किसी को भेजेगी। फिर रुद्राक्षी ने अपने मन में सोचा, उसके और चारू के बीच की नाराजगी के बारे में बात करने के लिए यह सिर्फ जीवन के वजह से ही है। लेकिन निश्चित रूप से वह बिल्कुल भी इसमें गलत नहीं थी। लोगों को बचाने के लिए वह तो उन बुरे बूढ़ों को भी बचाना चाहती थी, लेकिन सच कहे तो वह जीवन जैसे लोगों को बिल्कुल भी बचाने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके लिए वह हमेशा मुसीबत में पड़ती रहे। चारू। इस समय आपने सोच से बाहर आते हुए रुद्राक्षी ने जारू के नाम बुदबुदाई और अपने सामने चेहरे पर पसीने की परतों से ढके हुए उस बड़े आदमी को देखकर मंद मंद मुस्कुराया, लेकिन इस समय उसकी मुस्कान और आंखों में बस उपहास से भरी हुई थी। यहां से चले जाओ। तभी रुद्राक्षी ने उस आदमी को ठंडे स्वर में जोर से चिल्लाकर कहा। रुद्राक्षी के ऐसे कहने से अचानक बड़े आदमी का शरीर उत्तेजित हो गया और बिना कुछ सोचे वह घूमकर वहां से भाग गया। तभी बड़े आदमी को ऐसे शर्मिंदगी में जाते हुए देखकर रुद्राक्षी ने अपने पैरों के पास पड़े हुए बड़े लोगों की ओर देखा, जो उसे देखकर डर के मारे अपने जगह पर ही स्तब्ध रह गए थे। फिर बिना कुछ बोले रुद्राक्षी ने भी पीछे मुड़ते हुए अपना स्कूल बैग लेकर अपने घर चली गई। ये सब दृश्य देखकर रणबीर थोड़ी देर के लिए चकित रह गया था। फिर उसने जल्दी से अपने ड्राइवर को आदेश दिया, जल्दी से कार के पीछे मुड़ो और उस लड़की का पीछा करो। इस समय रणबीर के आदेश को सुनकर शिवम, जो अपनी आंखें बंद करके कार के पिछले सीट पर बैठे आराम कर रहा था, उसने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए ड्राइवर को कहा, नहीं, हम किसी का भी पीछा नहीं करेंगे ड्राइवर, अभी अपनी गति बढ़ाओ। बॉस, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने अभी तक पर्याप्त नहीं देखा है, रणबीर ने अचानक व्यथित होकर कहा और जल्दी से शिवम की तरफ अपनी व्यथित नजरों से देखने लगा। इस समय शिवम ने अपना सिर घुमाते हुए रणबीर को देखकर कहा, मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था क्या तुमने उसे पूरा कर लिया है? इस टाइम उसके आंखों में सिर्फ ठंडक झलक रही थी। अभी शिवम के दिल में उस महिला को छोड़कर जिसने उसे किस करने के बाद वहां से भाग गई थी, उसके सिवा और किसी अन्य महिला में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुमने तो मुझे उस औरत की शक्ल तक नहीं दी, तो मैं उसका पता कैसे लगा सकता हूँ? रणबीर ने मासूमियत से कहा। शिवम को देखते हुए कहा। जब रणबीर ने ये कहा तो पूरी कार का पूरा तापमान एक पल में 0 डिग्री से नीचे चला गया, जिससे वहां बैठे सभी लोग कांपने लगे। तभी रणबीर ने डर के मारे आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैं उसकी फिर से जांच करने जाऊंगा। इस बार शिवम ने बिना और जवाब दिए ही कार के पिछली सीट में बने चमड़े की सीट पर फिर से लेटकर अपनी दोनों आंखें बंद कर लिया। जब रणबीर ने शिवम को फिर से आंखें बंद करते देखा तो उसने राहत की सांस लेते हुए भयभीत होकर शिवम की ओर देखने लगा। इस समय न तो शिवम को और न ही रणबीर को पता था कि वो जिस महिला की तलाश कर रहे थे वो रुद्राक्षी ही थी, जो अब अपने घर चली गई थी। यदि वे ये जानते तो शायद रणबीर बहुत ही उदास महसूस करते हुए दीवार से जाकर टकराना चाहता। अब शिवम उससे पूछताछ कर रहा था क्योंकि वो अभी तक रुद्राक्षी को ढूंढ नहीं पाया था। अगर इस समय उसे पता होता कि यह रुद्राक्षी ही है तो वह निश्चित रूप से शिवम को कार से बाहर खींच लेता। यदि शिवम ने उस दिन अपने बेहोशी में रुद्राक्षी को अपने इतने पास न देखा होता तो वह अपनी एक नज़र में ही रुद्राक्षी की पहचान देख पाता, लेकिन उस समय शिवम ने केवल रुद्राक्षी की अशुद्धियों के बिना स्पष्ट नीली आंखें ही देखी थी। अभी रुद्राक्षी को नहीं पता था कि जिस आदमी को उसने किस करने के बाद भाग गई थी वही आदमी आज उसके सामने वाली कार में बैठा हुआ था। अगर उसे उस समय ये पता चल जाता तो जरूर वो उन सबको बिना कुछ करे ही खुद वहां से भाग जाती। कुछ घंटों के बाद भी जब चारू को उन बड़े लोगों से अच्छी खबर नहीं मिली जो रुद्राक्षी को सबक सिखाने गए हुए थे, तो उसने खुद उन बड़े लोगों को फोन किया, लेकिन किसी ने भी उसके फोन का जवाब नहीं दिया, जिससे वह बहुत ही गुस्सा हो गई थी। पर वह अभी और कर भी क्या सकती है, सिवाय अगली सुबह जल्दी से स्कूल जाकर ये देखने की क्या रुद्राक्षी अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ रूप से स्कूल आ रही है या नहीं। इस समय उन सभी गैंगस्टरों के पिटने के बाद घर पहुंचकर अपने दादाजी से परमिशन लेकर पहाड़ पर चली गई। वो उस जमीन को देखना चाहती थी जो वो खरीदने वाली थी, जिससे उसे कुछ डिजाइन के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। खैर, आज पहाड़ पर जाना और उस जमीन को देखना ये सब उसके लक्ष्यों का सिर्फ एक हिस्सा था। सच तो ये था कि वो नीलंबर को अपनी अंतरिक्ष से बाहर निकालना चाहती थी। वो तो उसे उसी समय बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन रुद्र ने उसे याद दिलाया कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके दादाजी शिव और बहन राधा को आश्चर्य होगा कि यह कुत्ता कहां से आया। इससे बाद में घर पर डर के मारे हंगामा हो सकती है। तो रुद्र ने सुझाव दिया कि रुद्राक्षी को पहाड़ पर जाकर ही नीलांबर को उसके स्थान से बाहर ले जाए। यह एक बहाना भी होगा कि पहाड़ पर सब्जियां उठाते वक्त उन्हें वहां पर वह पिल्ला मिला था। तब वो सबको बस इतना ही कह सकती है कि उसने पहाड़ पर यह पिल्ला उठाया और उसकी देखभाल करने का फैसला किया। इस समय वो पहाड़ के एक झाड़ियों से ढके जगह पर जाकर अपने चारों तरफ देखते हुए अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई।
तब जब रुद्र और नीलांबर ने रुद्राक्षी को उनके पास आते देखा तो वह दोनों उत्साह से उछल पड़े। फिर रुद्राक्षी ने उनके पास पहुंचकर उन दोनों प्यारे बच्चों को अपने गले से लगा लिया। मैं अभी अपने पढ़ाई करने जाना चाहती हूँ, क्या तुम दोनों मेरे पीछे आना चाहते हो? रुद्र, नीलांबर। रुद्र, हाँ। नीलांबर, वूफ। रुद्राक्षी, चलो तो फिर साथ में पढ़ाई करते हैं। इस समय दोनों प्यारे बच्चे रुद्राक्षी के पीछे पीछे चल रहे थे। प्यारा लड़का और प्यारा पिल्ला, कितना प्यारा है। वो इन दोनों सुंदरता पर तो मर भी सकती है। वो लगभग 1 घंटे तक जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ने गई और अभ्यास कक्ष में प्रवेश करके उन जड़ी बूटियों से कुछ दवा बनाई जो उसने पहले सीखी थी। नीलांबर ने भी इसमें हिस्सा लिया और वहां पर दे रहे सभी व्याख्यानों को भी सुना। नीलांबर को ऐसे व्याख्यान सुनते देख रुद्राक्षी ने सोचा कि नीलांबर शायद सब कुछ समझ सकता है, क्योंकि वह कोई सामान्य कुत्ता तो था नहीं। इसलिए नीलांबर समझ सकता था कि रुद्राक्षी और रुद्र ने उसे क्या कहा। और सबसे महत्वपूर्ण सबूत जो साबित करता है कि यह कुत्ता सामान्य नहीं था, यह वो रक्त अनुबंध था जो उसने रुद्राक्षी को काटने के बाद बनाया था। कुछ समय बाद अपने जड़ी बूटियों के क्लास खत्म करके रुद्राक्षी ने फिर से अपने मार्शल आर्ट प्रशिक्षण कक्ष में जाकर अपनी मार्शल आर्ट और शूटिंग कौशल पर कुछ प्रशिक्षण लिया। इस समय नीलांबर को देखकर ऐसा लगता है कि वह रुद्राक्षी का अनुसरण करना चाहता था, हालांकि रुद्राक्षी ने उसे मना कर दिया। वो उसे एक छोटा सा पिल्ला समझ रही थी। वो ये भी जानती थी कि नीलांबर को भी वास्तव में कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, लेकिन पहले उसे थोड़ा बड़ा होने तक इंतजार करना पड़ सकता है। उसके बाद ही वह उसे अपने साथ प्रैक्टिस करने की परमिशन देगी। कुछ घंटों में अपनी सारी दिनचर्या को खत्म करने के बाद रुद्राक्षी ने खेत पर जाने का फैसला किया, क्योंकि वहां के ताजे फल और सब्जियां रुद्राक्षी को बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, जो रुद्राक्षी को हमेशा अपने तरफ आकर्षित करता है। तभी सबने सुना कि रुद्राक्षी का पेट गुर्रा रहा था, जिसे सुनकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, मास्टर, अगर आपको भूख लगी है तो आप इन्हें खा सकती हैं। इस समय रुद्राक्षी ने भी हंसा जब उसने अपने पेट की गुर्राहट सुनी। फिर उसने कुछ बैंगनी रंग के अंगूर लेते हुए खा लिया। वहां के सभी अंगूर बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट थी। नीलांबर ने भी जब रुद्राक्षी को अंगूरों को खाते देखा तो उसे भी अंगूरों का स्वाद चखने का मन होने लगा। तुम्हें भी कुछ चाहिए? रुद्राक्षी ने नीलांबर को उसके हाथ में रखे अंगूरों को इसे देखते हुए पाकर कहा। वूफ, नीलांबर ने भी रुद्राक्षी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। ठीक है, तो फिर ये लो और इसे खा के देखो, इसका स्वाद सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। रुद्राक्षी ने कुछ अंगूर नीलांबर के सामने रखकर कहा। जब नीलांबर ने अपने सामने उन स्वादिष्ट अंगूरों को देखा तो उसने जल्दी से उन्हें अपने हाथ में लेकर खा लिया। इस समय जब अंगूर नीलांबर के मुंह में गया तो उनके स्वाद से वो बहुत ही खुश लग रहा था। यदि तुमको सच में फल खाना पसंद है तो तुम एक सामान्य कुत्ते नहीं हो सकते। रुद्राक्षी ने उसका सिर थपथपाया और उसके फर के साथ खेलना शुरू किया, क्योंकि नीलांबर का फर बहुत ही मुलायम था। चलो, मैं बाजार में उस आंटी को बेचने के लिए भी कुछ सब्जियां इकट्ठा करना चाहता हूँ। आखिरकार उसे नीलांबर के फर के साथ खेलने के बाद खेत में आने का उसका कारण याद आ गया। इसलिए अब वो अपनी वर्किंग मोड में आ गई और कुछ जंगली सब्जियां एकत्र कर लिए। इस समय उसके पास उसके इकट्ठा किए हुए सब्जियों से भरी हुई 2 टोकरियां थीं। अपने दैनिक प्रशिक्षण के कारण उसने उन 2 टोकरियों को अपने हाथ में बड़े आसानी से उठा लिया और नीलांबर के साथ अपने अंतरिक्ष से बाहर निकलने का फैसला किया। रुद्र, मैं पहले नीलांबर के साथ यहाँ से बाहर निकलूंगी। अपने फैसले के बाद रुद्राक्षी ने रुद्र को कहा। मैं भी आपके साथ बाहर जाना चाहता हूँ, मास्टर। रुद्र ने अपनी दबदबाई आंखों से मायूस होकर रुद्राक्षी को देखते हुए कहा। यदि तुम इस स्थान से बंधे हुए नहीं होते तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें भी अपने साथ बाहर ले जाना चाहती हूँ। उसने धीरे से छोटे लड़के के सिर पर हाथ फेरते हुए कोमलता से कहा। ये ठीक है मास्टर, आप दुखी मत हो, मैं यहाँ ठीक हूँ। आप अब जल्दी करो और यहाँ से जाओ, रुद्र ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। वूफ, नीलांबर ने रुद्र के करीब आते हुए उसका हाथ प्यार से चाट लिया। तुम मेरे लिए हमारे मास्टर का ख्याल रखना, रुद्र ने नीलांबर को याद दिलाते हुए कहा। रुद्राक्षी, जो अभी उनकी बातचीत सुन रही थी, ने बस मुस्कुराया। ऐसा नहीं है कि रुद्र को ऐसा कहने पर मजबूर करने के लिए वो उससे दूर कहीं जा रही है। चलो आओ नीलांबर। उसने नीलांबर को अपने गोद में उठाया और दोनों टोकरियों को छुआ। इस समय वह ये सुनिश्चित करती है कि उसने 2 टोकरियों को अपने हाथ से छुआ हो। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो वह पहले ही अपने स्थान से बाहर निकलकर पुनः उसी जगह पर आ चुकी थी। तभी उसने अपनी घड़ी की ओर देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। अभी भी बाजार में आंटी की दुकान खुली हुई होगी। ये सोचते हुए रुद्राक्षी जल्दी से टोकरियां लेकर पहाड़ से बाहर निकल गई, लेकिन इस बार वह अकेले पहाड़ से बाहर नहीं आई बल्कि नीलांबर भी उसी के बगल में चल रहा था। फिर जब वो बाजार पहुंची तो रुद्राक्षी ने उस आंटी को देखा जो पहले उसकी जंगली सब्जियों को उससे खरीदा था।
फिर उसने जल्दी से जाकर उस आंटी को बुलाया। आंटी अग्रवाल। ओह मेरे प्रिय, पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तब से बहुत समय हो गया है। क्या तुम्हारे पास कुछ सब्जियां हैं? पिछली बार जब मैं तुम्हारे पास से सब्जियां खरीद कर अपने ग्राहकों को बेचा था, तब से ही मेरे ग्राहक फिर से इसे खरीदने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। आंटी अग्रवाल ने खुशी से रुद्राक्षी को इन दिनों जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बताने लगी। ओआ मैं हाल ही में थोड़ा व्यस्त हूँ। केवल आज ही मेरे पास पहाड़ पर जाने का समय था, इसलिए आपको कुछ सब्जियां देने में मुझे इतना समय लगा। चाची अग्रवाल, आप देखिए यह वो सब्जियां हैं जिसे मैं आज इकट्ठा करने में कामयाब रही। रुद्राक्षी ने आंटी अग्रवाल को उन 2 टोकरियों की ओर इशारा किया जो उसने पहले ही उनके दुकान के सामने रख दिया था। ओह ये तो बहुत ज्यादा है। जब अग्रवाल चाची की नजर सब्जियों पर पड़ी तो उनकी आंखों की चमक बढ़ गई। उसने अपने कर्मचारियों से पूछा और उन्हें उनके प्रकार के अनुसार अलग करने के लिए कह दिया। रुद्राक्षी बच्चा, क्या मैं तुम्हें इन सभी सब्जियों के भुगतान कल कर सकती हूँ? मुझे पहले उन सब का हिसाब लगाना होगा, क्योंकि अभी सारी सब्जियों को देखते हुए उन्हें यकीन था कि जब तक वह उन सब्जियों की गणना करके खत्म करेगी तब तक रुद्राक्षी को घर जाने के लिए बहुत देर हो जाएगी। और ऐसे भी अभी तो रात भी धीरे धीरे करीब आ रही है, जिसके कारण उसे अपना दुकान भी बंद करनी पड़ेगी। जरूर, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। मैं 2 दिन के बाद यहाँ आऊंगी। रुद्राक्षी को वास्तव में अग्रवाल चाची के बातों से कोई भी आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि उन्हें उन सभी सब्जियों को अलग करके उनका वजन करना होगा और बाजार मूल्य के अनुसार गणना करनी होगी। ठीक है रुद्राक्षी, मुझे समझने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मुझे यकीन है कि जब तुम 2 दिनों के बाद मेरे पास आओगे तो तब तक तुम्हारे एकत्रित किए हुए सारी सब्जी मेरे दुकान में स्टॉक से बाहर हो गया होगा। चाची अग्रवाल ने हंसते हुए खुद से अपना सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, तो फिर मैं अब यहाँ से जाती हूँ, बाद में फिर मिलते हैं चाची। रुद्राक्षी ने चाची को बे कहते हुए वहां से मुड़ी और अपने घर चली गई। अपने घर पहुंचने के बाद उसने सभी से वैसा ही कहा जैसा रुद्र ने उसे सबको कहने के लिए कहा था, जिसे सुनकर किसी को भी अजीब नहीं लगा। और रुद्राक्षी के खुशी भरे चेहरे को देखते हुए दादाजी ने भी नीलांबर को अपने घर पर रखने का फैसला किया, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि उसके प्यारी पोती अब किसी भी चीज के लिए दुखी है। अगली सुबह जब चारू स्कूल के गेट तक पहुंची तो उसने देखा कि रुद्राक्षी सही सलामत इत्मीनान से उसकी ही तरफ चलते हुए आ रही है। जिसे देखने के बाद उसने अपने दोनों पैरों को अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे हटा लिया। इस समय रुद्राक्षी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह स्कूल आते ही चारू से टकरा जाएगी। तभी रुद्राक्षी को चारू के चेहरे पर सदमे और अविश्वास की भाव झलकते हुए दिखाई देने लगी। है चारू, गुड मॉर्निंग। इस समय रुद्राक्षी ने जानबूझकर चारू के सामने आते हुए अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ उसके मॉर्निंग बीस किया। लेकिन रुद्राक्षी के विपरीत इस समय रुद्राक्षी को देखते हुए चारू का चेहरा बहुत ही बदसूरत लग रहा था और उसके होंठ कांप रहे थे। साथ ही उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो इस समय उसकी आवाज भी उसके गले में फंसा हुआ था, जिसके कारण वो रुद्राक्षी के सामने एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। इस समय चारू को ऐस बड़ी हालत में देखकर रुद्राक्षी ने धीरे से मुस्कुराया और चारू के कान के पास आकर धीरे से कहा, तुम्हारे उन गर्मजोशी भरे हॉस्पिटैलिटी आतिथ्य के लिए धन्यवाद। रुद्राक्षी के इन बातों को सुनकर चारू की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और इस समय उसका चेहरा भी अविश्वसनीय रंगों से भर गया था। इस समय वह ये कभी विश्वास नहीं करना चाहती थी कि रुद्राक्षी ने उन सभी बड़े लोगों को अकेले ही हरा दिया था। इसके विपरीत वह तो अपने मन में बस यही मानना चाहती है कि वे सभी बड़े गैंगस्टर के लोग अभी तक रुद्राक्षी के पास गए ही नहीं। वो इन सभी बड़े लोगों की ताकत के बारे में अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन रुद्राक्षी ने वास्तव में उन सभी को ऐसे ही हरा दिया, जिसने उसे वास्तव में बहुत अस्वीकार्य बना दिया है। कुछ समय बाद रुद्राक्षी ने चारू को ऐसे ही उसके सदमे की अवस्था में छोड़कर धीरे से मुस्कुराते हुए स्कूल के अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही रुद्राक्षी ने अपने क्लास में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने वाली थी कि तभी उसकी मुलाकात जीवन से हुई, जो सीढ़ियां चढ़ते समय किसी से बातें कर रहा था। फिर कुछ सोचते हुए उसने जीवन को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने क्लास तक चली गई। ऐसे भी आज से उनके मंथली एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जिसके कारण उसके पास वास्तव में दूसरों पर ध्यान देने का समय बिल्कुल भी नहीं है। इस समय उसके अपने क्लास के अंदर आने के बाद ही एक टीचर क्लास में आ गई और सभी स्टूडेंट्स को कहा, तुम लोग सभी अपनी अपनी सीट ले लो, परीक्षा जल्द ही शुरू होगी। अपने टीचर के बात सुनकर सभी छात्र जल्दी से जाकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। फिर कुछ समय बाद ही उन सभी के मासिक टेस्ट शुरू हुआ। इस समय रुद्राक्षी भी इस मासिक परीक्षण के लिए अच्छी तरह से तैयार हो गई थी। उसने अपनी अंतरिक्ष का इस्तेमाल अपने पढ़ाई के लिए किया था। सच कहे तो वह अपनी पहले की बहुत सारे पढ़ाइयों के बारे में भूल गई थी, क्योंकि उसे अपने पढ़ाई छोड़े हुए काफी समय हो गया था। इसलिए उसने अपने अंतरिक्ष में पढ़ाई करने के लिए 3 घंटे के बराबर 1 घंटा बिताया था।
ऐसे ही 2 दिनों के बाद उनकी मासिक टेस्ट खत्म हो गया। तो इस समय क्लास में कुछ छात्रों के चेहरे पर खुशियां छाई हुई है तो कुछ के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। जिनमें से एक हमारे रुद्राक्षी के प्यारी दोस्त नियति भी थी जो काफी उदास लग रही थी। रुद्राक्षी, मेरा परीक्षण। नियति ने दुखद भरे अभिव्यक्ति के साथ रुद्राक्षी को बोलने की कोशिश कर रही थी। तुम ज्यादा चिंता मत करो मेरे प्रिय। इस बार तुम्हारा एग्जाम जैसा भी हुआ हो लेकिन अगले महीने के एग्जाम में ये सुनिश्चित कर लेना कि तुम परीक्षा में सफल हो जाओ, ठीक है ना? रुद्राक्षी ने अपने प्यार भरे आवाज में नियति को समझाया। फिर अपने स्कूल के छुट्टी होने के बाद नियति को अपने घर भेजकर खुद बाजार में उस सब्जी वाली अग्रवाल चाची के पास जा रही कि तभी उसने देखा कि कुछ लोग गलियारे के आसपास ही एक समूह बनाकर बातें कर रहे हैं। लेकिन जब उसने आगे बढ़कर भीड़ के बीच में ध्यान से देखा तो उसने एक आकृति को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। तभी कुछ समय बाद उसने एक चिंतित चिल्लाहट सुनी जो वहां खड़े सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कह रही थी, प्लीज कोई जल्दी से एक एम्बुलेंस को बुला दो और मेरे दादाजी की मदद करो। जब इस समय रुद्राक्षी ने ये रोना सुना तो वह स्वाभाविक रूप से समझ गई कि वहां क्या हो रहा था। इसलिए रुद्राक्षी ने तेजी से आगे बढ़ते हुए भीड़ के अंदर चली गई और नीचे उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जो अपनी छाती पकड़े हुए जमीन पर गिरा हुआ था। एक चिकित्सक के रूप में वह समझ जाती है कि उस बूढ़े व्यक्ति को क्या हुआ है। लेकिन सबसे पहले रुद्राक्षी ने जमीन पर लेटे हुए बूढ़े आदमी पर एक नजर डाली और उसे एक अच्छे ग्रे टैंक सूट में देखा। इस समय उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी छाती को अपने हाथों से धंक रहा था, साथ ही उसका चेहरा भी बहुत दर्द से भरा हुआ था। तभी रुद्राक्षी ने नीचे बैठते हुए उस बूढ़े व्यक्ति की छाती को पकड़े हाथ की नाड़ी को पकड़ा और अपनी आंखों की जादुई शक्तियों को चालू किया, जिसके सहायता से उसने बूढ़े व्यक्ति के पूरे शरीर को स्कैन किया। तुम्हारे दादाजी को अचानक तीव्र रोदगलन, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया है, चू मुयू ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए एक लड़की से कहा, जो देखने में सिर्फ 18 या 19 साल की लग रही थी, जो बूढ़े आदमी के बगल में घुटनों के बल बैठी रो रही थी। अचानक तीव्र रोदगलन, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। जब उस लड़की ने रुद्राक्षी के शब्दों को सुना तो उसने आश्चर्यचकित भाव दिखाते हुए बस रुद्राक्षी को घूर कर देखा। ठीक है, यह अचानक तीव्र रोदगलन, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। यदि आपको तुरंत इसका इलाज नहीं मिलता है तो आपके दादाजी इस समय खतरे में भी पड़ सकते हैं। उस लड़की को ये कहने के बाद रुद्राक्षी ने अपना सिर घुमाकर चारों ओर देखते हुए पूछा, क्या आप लोगों में से किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया है? लेकिन इस समय किसी ने भी उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, जिससे दोनों लड़कियां बहुत ही मायूस महसूस करने लगे। फिर रुद्राक्षी ने उस बूढ़े आदमी के बगल में बैठी लड़की की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए पूछा, आपके पास आपका एक मोबाइल फोन होना चाहिए, है ना? रुद्राक्षी के सवाल से तभी लड़की को अचानक एहसास हुआ कि उसके पास भी तो मोबाइल फोन है, जिसके बारे में वह पहले भूल गई थी, क्योंकि वह उस समय अपने दादाजी को अपने सीने को पकड़े जमीन पर गिरते हुए देखा तो इतनी घबरा गई थी कि वह अपने पास रखे फोन के बारे में बिल्कुल ही भूल गई थी। लेकिन अभी उसे ये याद आते ही उसने तेजी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मेरे पास अपना फोन है, मैं तुरंत एम्बुलेंस को फोन करूंगी। इस समय जब रुद्राक्षी ने इस लड़की के हाथ में इतने प्यारे मोबाइल फोन को देखा तो उसकी आंखों में रोशनी की किरण चमक उठी। फिर उसने अपने मन में ही कहा, ऐसा लगता है कि इस लड़की के पारिवारिक पृष्ठभूमि कपूर परिवार से भी बेहतर है। हालांकि यह उसके चेहरे पर बदलाव का एक क्षण मात्र है। तभी रुद्राक्षी ने अपने भौहें चढ़ाकर बूढ़े व्यक्ति की ओर देखते हुए पूछा, बड़ी बहन, आपके दादा की स्थिति, मैंने अनुमान लगाया गया है कि उनके पास एम्बुलेंस के आने के लिए इंतजार करने का कोई रास्ता नहीं है, पर मैंने भी अचानक तीव्र रोदगलन, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के इलाज की चिकित्सा कला के बारे में सीखा है। आप मुझ पर विश्वास करें तो मैं तुरंत उनकी इलाज करने की कोशिश कर सकती हूँ। इस समय रुद्राक्षी की बातें सुनकर वह लड़की बहुत ही अवाक रह गई, ये देखकर कि रुद्राक्षी की एज इतनी छोटी लग रही थी, जिससे वह उसके बात मानने के लिए बहुत ही झिझक रही थी। लेकिन जब राहगीरों ने रुद्राक्षी की यह बातें सुनी तो उन सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखे, जो बाद में उसके ऊपर संदेह और अविश्वास के भाव में बदल गई थे। तभी एक राहगीर ने कहा, छोटी बच्ची, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम लोगों को कैसे बचा सकती हो? चलो एम्बुलेंस के आने तक इंतजार करते हैं। तभी दूसरे राहगीर ने भी कहा, हाँ, क्या इस छोटी लड़की ने एम्बुलेंस के लिए अभी फोन नहीं किया है? तो चलो एम्बुलेंस के आने का इंतजार करते हैं। फिर तीसरे आदमी ने कहा, हाँ हाँ, ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, सबकी सुरक्षा की दृष्टि से चलो एम्बुलेंस के आने का इंतजार करें। तभी आसपास मौजूद सभी लोग ने रुद्राक्षी को कुछ न करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन यह वो समय नहीं है जब हर जगह लोग परेशानी के लिए चीनी मिट्टियों के बर्तनों को छू सकते हैं, जिससे लोगों के दिलों में भयावह रूप पैदा हो रहे हैं।
इस समय के लोगों का दिमाग अपेक्षाकृत बहुत ही सरल होते हैं और केवल मानव सुरक्षा की खातिर इतने सारे मोड़ नहीं होते हैं। हालांकि रुद्राक्षी को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह अपने आसपास के लोगों को कैसे मनाए और केवल लड़की का जवाब सुनता चाहती है। जब तक लड़की जवाब देती है कि वह इलाज कराने को तैयार है, तब तक वो उस बुरे व्यक्ति का इलाज करेगी, नहीं तो वह यहाँ से चली जाएगी। इस समय उस लड़की के भी चेहरे पर एक उलझन भरे झिझक देखी जा सकती थी, जिसके कारण उसके माथे पर पसीने की एक पतली परत उभर आई थी। ऐसे ही कुछ समय बाद उस लड़की के चेहरे की भाव धीरे धीरे शांत हो गई और रुद्राक्षी को देखते हुए पूछा, क्या आप निश्चित हैं कि आपने मेरे दादाजी को हुए बीमारी के बारे में पढ़ाई क्या है? इसमें आप कितने आश्वस्त हो सकते हैं? इस समय रुद्राक्षी ने भी इस लड़की के अभिव्यक्ति और मनोदशा में बदलावों की गति को देखा और उसके दिल में गुप्त रूप से आश्चर्य हुआ। फिर कुछ सोचते हुए कहा, मैं कम से कम 70% से 80% तक निश्चित हूँ। फिर रुद्राक्षी के बातें सुनकर लड़की ने एक पल के लिए कुछ सोचते हुए जोर से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, तो कृपया आप मेरे दादाजी के इलाज करने की कोशिश करें। तभी रुद्राक्षी ने भी लड़की की ओर दिलचस्पी से देखते हुए निर्णायक रूप से अपना कार्य करने के लिए आगे बढ़ी। फिर रुद्राक्षी ने अपना स्कूल बैग जमीन पर रखते हुए अपना एक्यूपंक्चर बैग निकालकर लड़की से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? इस समय लड़की ने भी अपना सिरनामे हिलाते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे भी अचानक तीव्र हृदय अक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन की कुछ समझ है और अभी अस्पताल के लोगों ने भी मुझे बताया कि उसके आने तक 20 से 30 मिनट का समय लगेगा। लेकिन इस समय मेरे दादाजी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते। बस इतना ही। रुद्राक्षी ने हल्के से अपना सिर हाँ में हिलाया, लेकिन आगे कुछ नहीं और नहीं बोला और धीरे से अपनी उंगली से सुइयों के डिब्बों में से एक चांदी की सुई को निकालते हुए लड़की को निर्देश दिया, अपने दादाजी को जमीन पर सीधा लिटा दो। फिर उसने सुई के पैकेट से चांदी की सुई निकाली, बूढ़े आदमी के शरीर पर एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर इशारा लगा दिया, जिससे देखकर सड़क के किनारे खड़े तमाशा देख रहे राहगीर सभी स्तब्ध रह गए थे। हालांकि वे सभी नहीं जानते थे कि रुद्राक्षी की चांदी की सुई की स्थिति सही थी या नहीं, या फिर क्या ये वास्तव में उपयोगी थी, लेकिन वे लोग देख सकते थे कि उसके हाथों की गति और मुद्रा वे सभी समान रूप से एक जैसी ही है। इस समय लड़की ने रुद्राक्षी को हठपूर्वक ऑब्स्टिनेटली देखते हुए उसके आंखें सदमे से चमक रही थी। वह एक अमीर परिवार के घर में पली बड़ी थी, तो स्वाभाविक रूप से उसने शानदार टीसीएम कौशल वाले टीसीएम डॉक्टरों को भी देखा था, लेकिन रुद्राक्षी की सभी हरकतें इस समय उसे उन सभी से ज्यादा अस्सी लग रही थी। हालांकि उसने अपने दादाजी और अंतरिक्ष के टीचर के साथ चिकित्सा कौशल को सीखते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन उसने अभी तक एक बार भी चिकित्सा कौशल को सीख में खुद को ढीला नहीं पड़ने दिया। उसने हर रोज अपने अंतरिक्ष में अधिक से अधिक समय तक सभी तरह के मेडिकल किताबें और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ा है। साथ ही हाल ही में उसने साधारण बीमारियों और जटिल बीमारियों पर भी बहुत सारे किताबें पढ़ी है, जिनमें से एक बीमारी एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, अचानक तीव्र हृदय भी उन किताबों में था जो उसने पढ़ी थी, लेकिन इसे पढ़ने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा था। स्वाभाविक रूप से उसने बस उसमें कुछ उपचार विधियां ही देखी थी, पर यदि उसको इस बीमारी के बारे में कोई भी इलाज नहीं आता तो रुद्राक्षी उस आदमी को बचाने के लिए कभी आगे नहीं आती। इस समय रुद्राक्षी की सुइयां लगाने के बाद जमीन पर पड़ा हुआ दर्दनाक बूढ़े व्यक्ति की सांसें भी धीरे धीरे स्थिर होने लगी। तभी जब उस लड़की ने देखा कि उसके दादाजी की सांसें धीरे धीरे स्थिर हो रही हैं, तो उसने आपके हाथों को अपने हाथों से कसकर पकड़ते हुए आखिरकार राहत की सांस लिया। इसी समय राहगीरों ने भी देखा कि कैसे रुद्राक्षी के इलाज के बाद उस बूढ़े व्यक्ति के स्पष्ट दर्दनाक अभिव्यक्ति और सांस लेने की स्थिति धीरे धीरे बदल गई थी। फिर रुद्राक्षी ने धीरे से बूढ़े व्यक्ति के शरीर से सारी चांदी की सुइयां उतार दिए, पर जब आखिरी चांदी की सुई को उनके शरीर से निकाली गई तो बूढ़े व्यक्ति ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी पलकें हिलाईं और धीरे से अपनी आंखें खोलीं। हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बूढ़े आदमी ने आंखें खोलते ही जोर से कहा। तभी जब उस लड़की ने अपने दादाजी को जागते हुए देखा तो उसने उत्साह से अपने दादाजी को बुलाया, दादाजी। अपनी पोती की आवाज सुनकर बूढ़े आदमी ने भी धीरे से अपना सिर घुमाकर उस लड़की की ओर देखा और उसके कंधे को थपथपा कर कहा, चिंता मत करो अनिका, ये सब ठीक है और मैं भी अब ठीक महसूस कर रहा हूँ। तभी रुद्राक्षी ने भी संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए अपने हाथ में रखी चांदी की सुइयों को अपने बैग में रखते हुए उसने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, अब कोई जीवन घातक चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बीमारी के लिए जब यहाँ एम्बुलेंस आती है तो बेहतर होगा कि आप एक बार के लिए अस्पताल चले जाऊं। अभी क्या तुमने मुझे बचाया था? बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर घुमाया और आश्चर्य से रुद्राक्षी को देखते हुए पूछा। हाँ,
रुद्राक्षी ने भी हल्के से सिर हिलाते हुए जवाब दिया और फिर अपना स्कूल बैग उठाकर खड़ी होते हुए कहा, अगर अब और करने को कुछ नहीं है तो मैं पहले यहाँ से चली जाऊंगी। 1 मिनट रुको छोटी बच्ची, मैंने अभी तक तुम्हें अपने तरफ से धन्यवाद नहीं दिया है, बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से रुद्राक्षी को बुलाते हुए कहा। तभी रुद्राक्षी ने भी अपना हाथ लहराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। कुछ भी जाने बिना बूढ़े व्यक्ति ने रुद्राक्षी की पीठ की ओर देखा और खुद से ही कहा, ये छोटी लड़की जितनी दिखती है उतनी आसान नहीं है। फिर उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को देखते हुए कहा, इस लड़की के बारे में पूरी जांच करो। अगले दिन स्कूल के बाद रुद्राक्षी एक परिचित सड़क पर चलते हुए गलियों से गुजर रही थी कि तभी उसने एक पुकार सुनी जो उसे ही बुला रही थी, छोटी बच्ची कृपया थोड़ा सा रुको। ये पुकार सुनकर रुद्राक्षी ने अपना सिर घुमाया कर देखा तो उसने पाया कि दादा और पोती की एक परिचित जोड़ी उसको ही पुकारती हुई उसी की ओर आ रही थी। जिसे देखने के बाद उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई देने लगी। ये तो वही दादा पोती थे जिन्हें उसने कल गलियारे में बचाया था। फिर उसने उनके थोड़ा सा पास आते हुए दोनों से पूछा, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? रुद्राक्षी को अपने पास आते हुए देखकर बूढ़ा व्यक्ति सोचने लगा कि कल रुद्राक्षी द्वारा बचाए जाने के बाद उसने उसी दिन कैसे अपने बॉडीगार्ड्स को रुद्राक्षी के बारे में जांच करने के लिए कहा था, जिससे उन्हें पता चला कि वो प्रायोगिक हाई स्कूल में एक छात्री है। उसे लगा था कि जब से वो बूढ़ा हो गया था उसकी आंखें भी पहले जैसी अच्छी नहीं रही थी, इसलिए उसे डर था कि वह रुद्राक्षी को ढूंढ नहीं पाएगा। तो इस वजह से ही वे लोग यहाँ खड़े होकर रुद्राक्षी का इंतजार कर रहे थे। फिर अपने सोच से बाहर आते हुए बूढ़े व्यक्ति ने अपने चेहरे पर मुस्कान लेते हुए कहने लगा, छोटी बच्ची मेरा नाम गजेंद्र वर्मा है, यह मेरी पोती अनिका वर्मा है। हम कल मेरे जान बचाने के लिए तुमको धन्यवाद कहना चाहते हैं। अनिका, जो इस समय बूढ़े व्यक्ति का समर्थन कर रही थी, ने भी मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी की तरफ देखकर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, कल मेरे दादाजी के जीवन को बचाने वाले आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। नहीं, मुझे यही करना चाहिए था। वर्मा सर, आप अब मुझे परोपकारी मत कहो। मेरा नाम रुद्राक्षी आहूजा है, इसलिए आप लोग मुझे बस रुद्राक्षी कहकर बुलाएं। इस समय रुद्राक्षी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और देखभाल करने के लहजे में मिस्टर वर्मा को देखते हुए कहा, वर्मा सर आपको तो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए इस समय अस्पताल में रहना चाहिए था। इस समय रुद्राक्षी के देखभाल को महसूस करते हुए मिस्टर वर्मा ने भी मुस्कुराते हुए कृतज्ञतापूर्वक कहा, नहीं, कल तुम्हारे उपचार के बाद मेरे स्वास्थ्य में भी बहुत सुधार हुआ है, इसलिए मैं आज यहाँ सिर्फ अपना आभार व्यक्त करने के लिए तुम्हें ढूंढने आया हूँ। इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी वर्मा सर, तुम्हें तो बस वापस जाकर आराम करना चाहिए, रुद्राक्षी ने कुछ अलग भाव से कहा। तभी गजेंद्र वर्मा ने अपने चेहरे पर एक प्यारे से मुस्कान के साथ कहा, मैं तुमको नहीं जानता, लेकिन क्या तुम्हारे पास कुछ समय है? अगर है तो क्या तुम फिर से मेरे शरीर को एक बार चेकअप करके देख सकते हो? इस समय अन्य लोगों की तुलना में मैं तुम्हारी चिकित्सा के कौशल पर ज्यादा विश्वास करता हूँ। इस समय गजेंद्र वर्मा के शब्दों को सुनकर रुद्राक्षी के चेहरे पर एक आश्चर्य की भाव झलकने लगी और फिर खुद को सामान्य करते हुए उन्हें कहा, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर वर्मा को मेरे चिकित्सा के कौशल पर इतना विश्वास होगा, पर जो भी हो यह मेरे जैसे जूनियर के लिए वास्तव में एक सम्मान की बात है। रुद्राक्षी के बातों से गजेंद्र जी का बूढ़ा चेहरा मुस्कुराहट से भर गया था। फिर उन्होंने खुशी से कहा, मेरे अपनी पोती अनिका ने कल की बातों के बारे में मुझे बताया कि जब मैं ऐसे संकट में था तो तुमने कैसे मेरे शरीर की जांच करते हुए, उन लक्षणों की इतनी जल्दी से जांच करते हुए अपने उपचार से सफलतापूर्वक मुझे बचा लिया था। इससे पता चलता है कि तुम्हारे चिकित्सा के कौशल स्वाभाविक रूप से असाधारण है। इस समय रुद्राक्षी ने गजेंद्र वर्मा के बातें सुनते हुए उनकी बहुत अमीर बूढ़े चेहरे पर एक नजर डाली और तभी उसके मुंह के कोने पर भी एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई दी। आयुर्वेदी चिकित्सा के स्टूडेंट होने के अलावा उसने वो मेटाफिजिक्स तत्वमीमांसा भी सीख रही है, जिसके जरिए गजेंद्र वर्मा के चेहरे को देखकर उसे पता चला कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही असाधारण है। और चाहे कल हो या आज, उन दोनों दादा पोती द्वारा पहने गए कपड़े भी बहुत महंगे हैं, जो आम लोग इतनी आसानी से इसे नहीं खरीद सकते। यहाँ तक कि कपूर जैसे अमीर परिवार भी उनकी बराबरी नहीं कर सकती। वर्मा सर, आपके शरीर पर मौजूद कपड़ों को देखकर पता चलता है कि आपका परिवार बहुत ही अमीर है, तो स्वाभाविक रूप से आपको मुझसे भी बेहतर चिकित्सा कौशल वाले डॉक्टर मिल सकते हैं। फिर आप क्यों मेरे पास आ रहे हैं? और वैसे भी मैं अभी सिर्फ 14 साल की लड़की हूँ, तो मेरे चिकित्सा कौशल उनसे कैसे अतसे हो सकते हैं? रुद्राक्षी ने हल्की सी मुस्कान के साथ गजेंद्र वर्मा से पूछा। इस समय गजेंद्र वर्मा रुद्राक्षी के विश्लेषण करने के अंदर से बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए थे, लेकिन ये सिर्फ उनकी अभिव्यक्ति के एक झलक मात्र ही था। लेकिन गजेंद्र वर्मा अपनी पिछली जीवन रक्षक कृपा के लिए रुद्राक्षी के सामने बहुत ही आभारी थे, इसलिए तो उन्होंने सबसे पहले
अपने बॉडीगार्ड्स को कहकर रुद्राक्षी की जांच के लिए भेजा था, और यह जानने के बाद कि वह पास के ही हाई स्कूल की एक छात्रा थी, फिर भी वो उसे परेशान करने के डर से इस सड़क पर ही इंतजार करने लगे। हालांकि गजेंद्र वर्मा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रुद्राक्षी के पास भी इतना स्पष्ट विश्लेषणात्मक दिमाग होगा। ये भी पहली बार था कि उसने इतने बूढ़े होने के बाद इतनी चतुर छोटी सी लड़की को देखा है, और वह भी इतनी सारी बातों का विश्लेषण करने में सक्षम है। इस समय अपने विचारों से वापस लौटने से पहले गजेंद्र वर्मा को केवल थोड़ा सा झटका लगा था। फिर अपने झटके से उबरने के बाद उसने मुस्कुराते हुए इधर उधर देखकर रुद्राक्षी से कहा, रुद्राक्षी, मुझे ऐसा लगता है कि यह हमारे बात करने के लिए एक अच्छी जगह नहीं है, इसलिए क्यों ना हम बात करने के लिए पहले दूसरी जगह ढूंढें, नहीं तो हर कोई हमें देखते रहेंगे। हमें उनकी इस बात को सुनकर एक पल के लिए तो रुद्राक्षी भी चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर यहाँ से चलते हैं। वो इस समय ये भी देखना चाहती थी कि गजेंद्र वर्मा उसे क्यों ढूंढने आया था। फिर गजेंद्र वर्मा और उनके पोती ने रुद्राक्षी को लेकर कुछ ही दूर सड़क के किनारे खड़ी एक कार के पास आकर खड़े हो गए। लेकिन रुद्राक्षी को अपने पिछले जीवन में सभी प्रकार की कारों को देखने के वजह से इस समय इस महंगी कार को देखकर कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। तभी सूट पहने हुए एक बड़े आदमी ने उस कार के दरवाजे को खोलने के बाद सम्मानपूर्वक किनारे पर खड़े हो गए। ये सब देखते हुए रुद्राक्षी ने भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, वर्मा सर, कृपया आप पहले अंदर जाकर बैठिए। ठीक है। गजेंद्र वर्मा ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए पहले कार में प्रवेश करने के बाद फिर रुद्राक्षी और अनिका को भी कार के अंदर बैठने को कहा। इस समय रुद्राक्षी ने कार के अंदर कदम रखते हुए आरामदायक चमड़े की पिछली सीटों को देखा, तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो अगर वह इस समय इस तरह की कार खरीदना चाहती तो उसके पास कितना सारा पैसा होना चाहिए। साथ ही वह स्वाभाविक रूप से ये भी सोच रही थी कि क्या उसने अपने पिछले जन्म में कभी गजेंद्र वर्मा का नाम सुना भी था या नहीं। तभी उसके इस स्मरण के बाद ही उसे वास्तव में याद आया कि उसने ये नाम अपने पिछले जीवन में भी बहुत से लोगों के मुंह से सुना था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इस बूढ़े व्यक्ति गजेंद्र वर्मा को एक वास्तविक धनी व्यक्ति भी कहा जा सकता है, जो सेना से व्यवसाय में स्थानांतरित हो गया था, पर अब वो एक वाणिज्यिक समूह के अध्यक्ष के रूप में दक्षिण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावसायिक स्थिति में भी बैठे हुए हैं। हालांकि रुद्राक्षी को फिर भी इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने तो अपने पिछले जन्म में अपने दम पर ही कपूर इंडस्ट्री को एशिया के टॉप 2 नंबर पे पहुंचा दिया था। रुद्राक्षी, क्या तुम्हारे पास मेरे घर जाने के लिए थोड़ा सा समय है? तभी रुद्राक्षी के सोच के बिस ही गजेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी से पूछा। इस समय गजेंद्र जी के सवाल सुनकर रुद्राक्षी ने भी कुछ सोचते हुए धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मेरे पास अभी समय तो है, लेकिन अगर मैं आपके साथ गई तो शायद वापस अपने घर तक आने के लिए मुझे बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मुझे डर है कि उस समय भी मुझे विदा करने के लिए फिर से मुझे आपकी ही जरूरत पड़ेगी। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल भी इसकी चिंता मत करो, गजेंद्र वर्मा ने रुद्राक्षी को सांत्वना देते हुए तुरंत सिर हिलाकर कहा। तभी अनिका वर्मा ने भी रुद्राक्षी को अपने उत्साह भरे आंखों से देखते हुए उम्मीद के साथ पूछा, रुद्राक्षी, क्या मैं भी तुम्हें इसी तरह बुला सकती हूँ? तभी रुद्राक्षी ने भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, तुम चाहो तो मुझे ऐसे ही बुला सकते हो। वाह, एकदम बढ़िया। अनिका वर्मा ने मुस्कुराकर रुद्राक्षी की बाहों में अपनी बाहें डालते हुए उत्सुकता से पूछा, तुमने अपना चिकित्सा कौशल किसके साथ सीखा है, और क्या तुमने इसे बचपन से ही सीखा है? क्योंकि तुम्हारे पास सच में बहुत ही उच्च स्तर के आयुर्वेदिक चिकित्सा कौशल है। तभी रुद्राक्षी ने भी स्वाभाविक रूप से उन्हें सच बताते हुए मुस्कुराकर कहा, मैंने एक विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति से आयुर्वेदिक चिकित्सा कौशल सीखा है, लेकिन उन्हें ज्यादा लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी रुद्राक्षी के इस तरह की उत्तर से गजेंद्र वर्मा ने स्वाभाविक रूप रुद्राक्षी के बातों के मतलबों को समझते हुए इस टॉपिक के बारे में और अधिक नहीं पूछा। रुद्राक्षी, अब तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 18 साल की हूँ, अनिका वर्मा ने रुद्राक्षी से उत्सुकता से पूछा। इस समय रुद्राक्षी ने भी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं इस वर्ष पहले ही 18 वर्ष की हो चुकी हूँ। तुम भी इस साल 18 वर्ष के हो। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जब तुम मेरे ही उम्र के हो तो भी तुम्हारे पास इतनी 80 आयुर्वेदिक चिकित्सा कौशल हो सकती है, क्योंकि मैंने तो सुना है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा कौशल सीखना बहुत ही मुश्किल है, और जो लोग इस चिकित्सा कौशल में शानदार हैं और जिन लोगों को मैंने पहले देखा है वो सभी बहुत ही बूढ़े लोग हैं। अनिका वर्मा ने अपनी घूरती हुई आंखों से रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए उसकी प्रशंसा में कहा। ऐसे ही बातचीत और पूछताछ के दौरान अनजाने में ही हर कोई राजस्थान में नवनिर्मित गार्डन विला क्षेत्र में आ गए थे। इस समय रुद्राक्षी ने कार के खिड़की की तरफ अपना सिर घुमाते हुए वहां बने नए विलाओं के बाहर की ओर देखा। तभी उसकी आंखों में रोशनी की एक किरण चमक उठी, जैसा कि उसने गजेंद्र वर्मा के हैसियत होने की उम्मीद की थी।
तभी अनिका ने विजयी भाव से मुस्कुराते हुए कहा, ओह दादाजी और मैं अब से यहाँ ही रहते हैं। तुमको ये कैसा लगा? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ का माहौल दूसरे जगह से थोड़ा अच्छा है? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। रुद्राक्षी ने भी धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा और अपने मन ही मन कसम खाई कि जब वह बहुत सारा पैसा कमाने लगेगी तो वह भी निश्चित रूप से अपने दादाजी को अपने साथ ऐस बड़ी ही एक घर में रहने के लिए ले आई। इस समय कार एक खूबसूरत विला के गेट के सामने आकर खड़ी हो गई थी। फिर कार से बाहर निकलने के बाद रुद्राक्षी ने मिस्टर वर्मा के साथ अन्य लोगों का पीछा करते हुए विला के अंदर प्रवेश किया। तभी रुद्राक्षी ने अपने चारों ओर नजर डालने पर पाया कि यहाँ के सभी छोटे प्रांगणों को पूरी तरह से शांत और सुरुचिपूर्ण तरीके से बताया गया था, जिससे देखा जा सकता है कि यहाँ के पूरा वातावरण वास्तव में अमीरों के आराम करने और छुट्टियां बिताने के लिए एक अच्छी जगह है। यूरोपीय शैली के हॉल में प्रवेश करते हुए वे तीनों सोफे पर बैठ गए। तभी एक नानी ने भी चाय लाकर कॉफी टेबल पर रख दिया। इस समय नानी को वहां से जाते हुए देखकर अनिका वर्मा ने जल्दी से रुद्राक्षी की बाह पर अपना हाथ रखा और चिंतित होकर पूछा, सिस्टर रुद्राक्षी, कल तुमने मेरे दादाजी के इलाज करने में मदद करने के बाद मेरे दादाजी ने पाया कि उनका शरीर अधिक शिथिल हो गया है, लेकिन हमें नहीं पता कि उन्हें वेस्टर्न डॉक्टर्स, पश्चिमी डॉक्टरों के इलाज से कितना सहज महसूस होता है। इसलिए हमें उन डॉक्टरों से ज्यादा तुम पर और तुम्हारे ट्रीटमेंट पर ज्यादा भरोसा है। तो क्या तुम कृपया आज फिर से मेरे दादाजी के शरीर की जांच कर सकते हो? तभी गजेंद्र वर्मा ने अपनी पोती की ओर देखते हुए थोड़ा गुस्से के साथ अपने आंखों में प्यार लिए कहा, अनिका बच्चा, तुम इतनी अधीरता से क्या कर रहे हो? पहले रुद्राक्षी को बैठने तो दो और एक कप चाय पीने के साथ थोड़ा सा आराम करने दो। तभी उनके बात सुनकर रुद्राक्षी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसने पहले ही अपने दिल में अनुमान लगा लिया था कि गजेंद्र वर्मा का उसे यहाँ लाने के लिए निश्चित रूप से एक कारण तो होना ही चाहिए। दरअसल मैंने मोटे तौर पर कल ही आपकी नब्ज जांची थी, लेकिन अभी मेरे लिए भी विशिष्ट स्थिति के बारे में बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। इसलिए इस समय सटीक निष्कर्ष निकालने के लिए मुझे गजेंद्र सर के शरीर की फिर से जांच करने की जरूरत है। इस समय रुद्राक्षी ने मुस्कुराहट के साथ सांत्वना देते हुए समझाया। ओह ठीक है, तो फिर तुम जल्दी से मेरे दादाजी की शरीर की जांच कर सकते हो। मेरे दादाजी अब बहुत ही बूढ़े हैं और यह उनके बुजुर्गों के लिए अच्छा आनंद लेने का समय है, लेकिन शरीर खराब स्थिति में होने के कारण वह हमेशा टेंशन में ही रहते हैं। पर अब मुझे पता है कि तुम ही मेरे दादाजी को बचा सकती हो। अनिका वर्मा ने बहुत ही उत्सुकता से रुद्राक्षी को अपने दिल की बात कहा। अब रुद्राक्षी ने भी अपने सिर हिलाते हुए गजेंद्र वर्मा से कहा, सर कृपया आप पहले मुझे अपना हाथ दीजिए, मैं आपकी नाड़ी दिखाऊंगी। ठीक है। बूढ़े वर्मा ने अपने सिर हिलाते हुए अपना हाथ रुद्राक्षी के हाथों में सौंप दिया। इस समय रुद्राक्षी ने गजेंद्र जी की नाड़ी को पहले पकड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर थोड़ी देर बाद फिर से अपनी आंखें खोली और अपने दोनों आंखें खोलकर पूरे मानव शरीर को देखने लगा कि मिस्टर वर्मा अपने शरीर के कौन से हिस्से पर पीड़ित है। करीबन 5 मिनट बाद रुद्राक्षी ने अपने चिकित्सा कौशल की सहायता से मिस्टर वर्मा की शारीरिक स्थिति का भी पता लगा लिया है। मिस्टर वर्मा, ऐसा लगता है जैसे आपका जन्म समय से पहले ही हुआ था। रुद्राक्षी ने कुछ देर सोचते हुए मिस्टर वर्मा से पूछा। रुद्राक्षी के सवाल से मिस्टर वर्मा एक पल के लिए तो अचंभित रह गए, फिर अपने आश्चर्य भरे चेहरे के साथ रुद्राक्षी की ओर देखते हुए पूछा, ये सब तुम्हें कैसे पता चला? मूल रूप से रुद्राक्षी के बातों से अनिका केवल कुछ भ्रमित सी लग रही थी, लेकिन इस समय अपने दादाजी के शब्दों को सुनने के बाद उसने सदमे और अविश्वास की झलक दिखाई। फिर अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढकते हुए रुद्राक्षी की ओर देखते हुए पूछा, सिस्टर रुद्राक्षी, कृपया हमें बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला? तभी रुद्राक्षी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं मिस्टर वर्मा के नाड़ी की जांच कर रही थी तो मैंने पाया कि मिस्टर वर्मा कुछ कमियों के साथ पैदा हुए थे। ऐसा लगता है कि जब मिस्टर वर्मा ने जन्म लिया तो वह बहुत ही गरीबी में था, जिसके कारण उन्हें समय पर सही इलाज नहीं मिला, इसलिए उनके शरीर में अभी भी उसी कमियों के कुछ जड़ें मौजूद हैं। तभी मिस्टर वर्मा ने अपना सिर हिलाया हुए भावुकता से कहा, हाँ, मैं उस समय पैदा हुआ था जब हमारे गांव में अकाल पड़ा था। तब मेरे शरीर की देखभाल करना तो दूर की बात है, मेरे माता पिता अपने लिए ही पर्याप्त भोजन नहीं ला पाते थे। अपने दादा के मुंह से इतना कुछ सुनकर अनिका की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं और उसने रुद्राक्षी को आश्चर्य के भाव से देखा। तभी रुद्राक्षी ने भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एक पल के लिए कुछ सोचकर फिर से मिस्टर वर्मा से पूछा, मिस्टर वर्मा, उसके बाद जब आप बड़े हुए तो आपने हमारे सेना में ज्वाइनिंग कर लिया, है ना? इस बार मिस्टर वर्मा भी रुद्राक्षी के बातों से थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, तुमने सही कहा। वाह बहन रुद्राक्षी, तुम कितनी अद्भुत हो, तुम ये सब कुछ जान सकती हो जो मैं भी नहीं जानती थी। एक बार अनिका ने आश्चर्य से रुद्राक्षी को पकड़ते हुए कहा।
तभी रुद्राक्षी ने भी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से मैंने ये सब मिस्टर वर्मा की शारीरिक और उम्र के स्थिति के हिसाब से ही अनुमान लगाया है। इस समय रुद्राक्षी की बातें सुनने के बाद मिस्टर वर्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक से एक खुशी की चमक आ गई, जिनमें बहुत सारी उम्मीदें भी भरी हुई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने रुद्राक्षी से कहा, तो बताओ तुमने मुझे दुख कर ये सब कैसे अनुमान लगा लिया? मिस्टर वर्मा, आपके शरीर पर कई चोटें लगी है और वे सभी चोटें गोलियां लगने की वजह से है, जो शायद आपके किसी तरह के युद्ध में भाग लेने का ही परिणाम है। और यह सब शायद आपके 50 या 60 साल पहले की भी बात है ना? रुद्राक्षी ने भी बिना डरे अपनी उंगलियों से उनके चोटों के उर्फ इशारा करते हुए अपने विश्लेषणात्मक रूप से कहा, हाँ, उस समय हम सभी सेनाओं के लिए ये बस 9 मौतों का जीवन था। मिस्टर वर्मा ने बहुत ही सहज रूप से सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन इस समय उनके चेहरे पर बहुत सारे भावनाओं के भाव उमड़ रहे थे। तभी अनिका ने रुद्राक्षी से फिर उत्सुकता से पूछा, फिर इसके बाद और क्या? इसके अलावा ये भी है कि जब मिस्टर वर्मा जवान थे तो उनके शरीर पर ये सब चोटें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी और ठीक भी किए जा सकते थे, लेकिन उस समय में आखिरकार सभी प्रकार के चिकित्सीय स्थितियां सीमित थीं, जिसके कारण उनके शरीर को जीवन शक्ति की बहुत क्षति हुई। इसलिए अब जब वो बूढ़े हो गए हैं तो कई प्रकार के बीमारियां उनके शरीर में स्वाभाविक रूप से सामने आएंगी। फिर थोड़ा रखते हुए रुद्राक्षी ने मिस्टर वर्मा की ओर इशारा करते हुए और आगे कहा, इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपका जन्म समय से पहले ही हुआ था, इसलिए जब आप पैदा हुए थे तो आपका दिल भी पूरी तरह से नहीं खुला था और साथ ही आपके फेफड़े का लोब भी एक गोली से घायल हो गया था। हालांकि यह पहले ही ठीक हो गया है, लेकिन इसने ठीक होने के साथ ही कुछ छुपे हुए खतरे भी आपके शरीर में छोड़ दिया है, इसलिए इस समय आपकी वो पुराने बीमारियां अचानक से आपके शरीर पर फूट पड़ी है। इस समय गजेंद्र जी के बूढ़े चेहरे पर बहुत ही चिंता का रंग झलक रहा था और उसने धीरे से सिर हिलाया हुए रुद्राक्षी के सदमे से भरी आंखों को देखने लगा। वो तो ये सोच के ज्यादा टेंशन में आ गई कि अगर इस छोटी सी लड़की के पास इतना शक्तिशाली चिकित्सा कौशल नहीं होता और उसे ये सब नहीं बताता तो उसे तो ये सब पता भी नहीं चलता। तो फिर मुझे नहीं पता कि क्या तुम मेरे शरीर को ठीक करने में मेरी मदद कर सकती हो? इस समय गजेंद्र जी ने आशा भरे स्वर में रुद्राक्षी से पूछा। उनके इस सवाल से रुद्राक्षी ने एक पल के लिए सोचने के बाद कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, तो फिर मुझे वापस घर जाकर इसके बारे में अच्छे से सोचना होगा, क्योंकि आपके ये पुराने शरीर में बीमारी 50 या 60 साल पहले छोड़ी गई थी। साथ ही आप अपर्याप्त जीवन शक्ति के साथ भी पैदा हुए थे, इसलिए अभी इसे संभालना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी कारण से मैं अब घर वापस जाकर इसके इलाज के बारे में अच्छी तरह से सोचूंगी। फिर 2 दिनों के बाद, नहीं तो मैं गुरुवार को आपके पास वापस आऊंगी। ये कैसा रहेगा? ऐसे भी कल आयुर्वेदिक क्लास के समय अपने दादाजी से इस बीमारी के इलाज के बारे में पूछने के बारे में उसने पहले ही अपने मन में योजना बना ली थी। तभी रुद्राक्षी के प्रस्ताव से सहमत होकर बूढ़े वर्मा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। इस समय उसके बूढ़े चेहरे पर एक आशा भरी मुस्कान दिखाई दे रही थी। फिर उसने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बीमारी को ठीक करने में मेरी मदद कर सकते हो। इस समय मिस्टर वर्मा के खुद के ऊपर दिखाई भरोसे को देखकर उसके दिल में थोड़ा सा झटका लगा। फिर उसने खुद को शांत करते हुए मिस्टर वर्मा की ओर अपने आंखें झपकाते हुए पूछा, क्या मिस्टर वर्मा को डर नहीं है कि मैं अभी तुम्हें आशा देकर फिर बाद में तुम्हें निराश कर दूंगी? हालांकि इस समय गजेंद्र वर्मा ने अपने दिल से हंसे हुए कहा, संदिग्धों, सस्पेक्ट्स को लोगों का उपयोग करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं अभी भी देख सकता हूं कि तुम्हारे पास अभी भी वास्तविक प्रतिभाएं हैं। साथ ही स्वाभाविक रूप से मुझे विश्वास है कि तुम मेरी इस बीमारी को ठीक करने में सक्षम होंगी। उनकी बातों को सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी छोटी सी नाक को छूते हुए अपने मन में खुद से ही कहा, मुझे तो खुद पर भी इतना भरोसा नहीं था जितना इस बूढ़े वर्मा को मुझ पर भरोसा है। अब यदि उसने इस बूढ़ी वर्मा की बीमारी को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं सोचती है, तो वह वास्तव में दूसरों के उस पर भरोसा करने से ही शर्मिंदा होगी। ठीक है, अभी बहुत समय हो गया है, तो मुझे पहले अपने घर जाना होगा, नहीं तो देर होने पर मेरे दादाजी बहुत ही चिंतित होंगे। इस समय रुद्राक्षी ने उन दोनों दादा पोती के जोड़े को शर्माते हुए कहा, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा। गजेंद्र वर्मा ने मुस्कुराते हुए खड़े होकर रुद्राक्षी से कहा। इस समय गजेंद्र वर्मा ने रुद्राक्षी को अपने छोटे से आंगन से बाहर भेजते हुए कार के बगल में खड़े 20 से 30 वर्ष के एक युवक की ओर इशारा करते हुए रुद्राक्षी से कहा, रुद्राक्षी, यह मेरा ड्राइवर और साथ ही अंगरक्षक अशोक है। यही तुम्हें गुरुवार को स्कूल के बाद यहाँ लेकर आएगा। ये कैसा रहेगा? इस समय रुद्राक्षी ने संतुष्टि में अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ओह, ये वही है जो मैं अभी कहना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता है मिस्टर वर्मा अभी भी मुझे अच्छी तरह से समझते हैं।
तो फिर मैं यहाँ ज्यादा समय नहीं रुकूंगी और आपसे आने वाले गुरुवार को मिलूंगी। ठीक है, तो फिर ध्यान से जाना। बहन रुद्राक्षी, अलविदा। तभी अनिका ने भी अपने दादाजी वर्मा का समर्थन करते हुए विला के दरवाजे से ही रुद्राक्षी की ओर अपना हाथ हिलाया। फिर कार में बैठने के बाद रुद्राक्षी ने मिस्टर वर्मा के शरीर की स्थिति पर विचार करने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। लेकिन इस समय उसे पता नहीं था कि एक सैन्य वाहन उसकी कार के पास से होकर गुजरी थी और उस कार की पिछली सीट पर एक सुंदर दिखने वाला दुष्ट युवा बैठा हुआ था, जो और कोई नहीं हमारा शिवम ही था। पिछले दिन गजेंद्र वर्मा के निमंत्रण पर सहमत होने के बाद आज बुधवार के पूरे दिन रुद्राक्षी के लिए बहुत ही आरामदायक था, क्योंकि आज के दिन उसे परेशान करने के लिए उसके पास कोई भी नहीं आया था। इसलिए उसने आज अपनी मन की शांति के साथ अपने हाथ में एक मेडिकल किताब को लेकर देखने लगी। इस समय गजेंद्र वर्मा ने रुद्राक्षी को अपने छोटे से आंगन से बाहर भेजते हुए कार के बगल में खड़े 20 से 30 वर्ष के एक युवक की ओर इशारा करते हुए रुद्राक्षी से कहा, रुद्राक्षी, यह मेरा ड्राइवर और साथ ही अंगरक्षक अशोक है। यही तुम्हें गुरुवार को स्कूल के बाद यहाँ लेकर आएगा। ये कैसा रहेगा? इस समय रुद्राक्षी ने संतुष्टि में अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ओह, यह वही है जो मैं अभी कहना चाहती थी। लेकिन ऐसा लगता है मिस्टर वर्मा अभी भी मुझे अच्छी तरह से समझते हैं। तो फिर मैं यहाँ ज्यादा समय नहीं रुकूंगी और आपसे आने वाले गुरुवार को मिलूंगी। ठीक है, तो फिर ध्यान से जाना। बहन रुद्राक्षी, अलविदा। तभी अनिका ने भी अपने दादाजी वर्मा का समर्थन करते हुए विला के दरवाजे से ही रुद्राक्षी की ओर अपना हाथ हिलाया। फिर कार में बैठने के बाद रुद्राक्षी ने मिस्टर वर्मा के शरीर की स्थिति पर विचार करने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। लेकिन इस समय उसे पता नहीं था कि एक सैन्य वाहन उसकी कार के पास से होकर गुजरी थी और उस कार की पिछली सीट पर एक सुंदर दिखने वाला दुष्ट युवा बैठा हुआ था, जो और कोई नहीं हमारा शिवम ही था। पिछले दिन गजेंद्र वर्मा के निमंत्रण पर सहमत होने के बाद आज बुधवार के पूरे दिन रुद्राक्षी के लिए बहुत ही आरामदायक था, क्योंकि आज के दिन उसे परेशान करने के लिए उसके पास कोई भी नहीं आया था। इसलिए उसने आज अपनी मन की शांति के साथ अपने हाथ में एक मेडिकल किताब को लेकर देखने लगी। अब आगे। फिर स्कूल के बाद जैसे ही रुद्राक्षी ने अपने घर के छोटे से आंगन में प्रवेश किया तो उसे भोजन की एक तेज गंध महसूस होने लगी। इससे कारण वह मुस्कुराते हुए अपने घर के अंदर चली गई और पूछा, अरे सिस्टर राधा, क्या आपने मेरा भोजन भी बना दिया है? मुझे भी बहुत भूख लग रही है। उद्धरण चिन्ह। सिस्टर राधा और दादाजी ने खाना खाने के लिए जो स्पून अभी अभी अपने हाथ में उठाया था वो हवा में ही रुक गई और अपने अपने चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाते हुए रुद्राक्षी से पूछा, तुम बच्ची, तुम आज अपने स्कूल से इतने जल्दी कैसे आ गई? इस समय रुद्राक्षी ने वहां रखे चावल के बर्तनों पर नजर डाली तो उसने पाया कि अभी भी वहां पर कुछ चावल बसे हुए थे। इसलिए उसने जल्दी से जाकर पहले खुद के लिए एक कटोरा भरा, फिर मेज पर उन सब के पास बैठने के लिए चली गई और फिर उनके पास बैठते हुए सिस्टर राधा से कहा, आज स्कूल जल्दी छुट्टी हो गई इसलिए मैं इतनी जल्दी घर आ गई। फिर कुछ समय बाद अपने दादाजी की तरफ देखते हुए मासूमियत भरे अंदाज में कहा, दादाजी, शनिवार को मैं बाहर जा रही हूँ, क्योंकि मेरे एक सहपाठी हैं जिसके जन्मदिन शनिवार को है और उसने मुझे भी उनके साथ जश्न मनाने के लिए बाहर बुलाया है। वैसे मुझे आज आपसे कुछ और मेडिकल की किताबें भी चाहिए। इस समय दादाजी ने भी अपनी पोती पर बस एक खाली नजर डालते हुए कहा, यदि तुम्हें आज स्कूल से जल्दी ही आना था तो क्या तुम हमें सुबह ही नहीं कह सकते थे? उद्धरण चिन्ह। इस समय रुद्राक्षी ने जो चावल अभी अभी अपने मुंह में डाला था वो कुछ बार चबाने के बाद उसने भोजन को अपने मुंह में निगलकर बातों को घुमाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, सिस्टर राधा के खाना बनाता के कौशल वाकई वो हतसी है ना? बकवास। दादाजी ने अपनी दाढ़ी को सूते हुए रुद्राक्षी को घूरकर देखा। वास्तव में राधा की शिल्प कौशल बहुत ही अच्छी है, लेकिन अभी रुद्राक्षी अपने दादाजी से दांत ना सुनने के लिए बस बातों को घुमाते हुए कह रही है। इस समय बातों को आगे न बढ़ाते हुए रुद्राक्षी ने मुस्कुराकर तुरंत उस विषय को एक तरफ रख दिया और आगे कहने लगे, दादाजी, मैंने परसों एक मरीज को बसाया था और वही मरीज कल फिर से मुझे मिला था। अब वह चाहता है कि मैं उसकी उस बीमारी का इलाज पूरी तरह से करूं। तो क्या आप इसके लिए मुझे कुछ संकेत दे सकते हैं? क्योंकि मैं उस बीमारी का बेहतर इलाज कैसे करूं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी रुद्राक्षी का सवाल सुनकर इस समय दादाजी का गुच्छा पूरी तरह से खत्म हो गया और उनके आंखों में चमक आ गई। फिर उन्होंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर चलो हम अब इसके बारे में बात करते हैं। तभी रुद्राक्षी ने भी अपने दादाजी को गजेंद्र वर्मा की शारीरिक स्थिति के बारे में बताया, जिससे दादाजी ने उसे घूरते हुए देखा। तुमने अभी कहा था कि तुमने सडन एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, अचानक तीव्र हृदयविकार से पीड़ित एक रोगी को ठीक किया था। दादाजी ने रुद्राक्षी को आश्चर्य से देखते हुए पूछा। रुद्राक्षी ने भी अपना सिर हिलाते हुए अपने स्कूल बैग की ओर इशारा करते हुए कहा,
क्या आप बूढ़े आदमी भूल गए कि पिछले हफ्ते ही आपने मुझे जो किताबें दी थी उसमें से एक में यस बीमारी के बारे में थोड़ी बहुत लिखा हुआ था, जिसे पढ़ने के बाद ही मैंने अपने तरफ से थोड़ी कोशिश किया था। उस समय वो स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। अगर तभी समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाता तो शायद वो आदमी अपना एक जीवन खो जाता। उसकी पूरी बात सुनने के बाद दादाजी ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए थोड़ा सदमे के साथ अभी भी रुद्राक्षी की आंखों में ही देख रहा था। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दादाजी को रुद्राक्षी की आंखों की शक्तियों के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब तक रोगी की पूरी शरीर की स्थिति की पुष्टि कर सके, तब तक उस रोग के उपचार आयुर्वेदिक चिकित्सा के जरिए करने का एक तरीका निकाला जा सकता है। इस समय कुछ देर सोचने के बाद दादाजी के चेहरे पर कुछ हद तक गंभीर भाव आ गए थे, इसलिए उन्होंने रुद्राक्षी को इस समय अपने गंभीर स्वर में कहा, ये जो बीमारी है तुम इसे ठीक कर सकती हो, लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले तुम और थोड़ा सा अच्छा खाना खाओ। ठीक है। इस समय रुद्राक्षी ने भी हल्के से अपना सिर हिलाते हुए अपने दादाजी के कटोरे में भी कुछ व्यंजन डालते हुए कहा, दादाजी आप भी और खाओ। ऐसे ही खाना खाने के कुछ देर बाद रुद्राक्षी ने अपने दादाजी से गजेंद्र वर्मा की शारीरिक स्थिति के इलाज का तरीका प्राप्त कर लिया। अगले दिन स्कूल के बाद उसके गजेंद्र वर्मा के साथ हुए अपॉइंटमेंट के हिसाब से रुद्राक्षी ने एक बार फिर उस सड़क पर आई जहां पर वह पहले गजेंद्र जी से मिली थी। तभी उसने देखा कि एक कार सड़क के किनारे खड़ी उसी के लिए ही वेट कर रही थी, इसलिए उसने जल्दी से कार के पास जाकर कार का दूर खोलकर उसमें चढ़े गई और गजेंद्र वर्मा के समृद्ध विला की ओर चल पड़ी। इस समय कार के अंदर रुद्राक्षी ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिकाए हुए कार के सनशेड ग्लास के माध्यम से पीछे की ओर बढ़ते सुंदर दृश्यों को देखने लगी। तभी एक सैन्य वाहन अचानक से उनके बगल की सड़क से होते हुए गुजर गई थी। तभी रुद्राक्षी जो बाहर की ओर देखते हुए बैठी थी, उसकी आंखें एक पल के लिए उसी वाहन पर टिक सी गई थी। फिर खुद से ही बुदबुदाते हुए कहा, मैंने अभी क्या देखा? अरे वह तो वही करामाती आदमी शिवम है जिसको उसने उस दिन जनेंगल में चुंबन किया था। तभी रुद्राक्षी ने अचानक से अपना सिर घुमाते हुए उस विला की विपरीत दिशा में देखा जहां वह सैन्य वाहन अपने अत्यधिक गति के साथ चल रहा था। सच में ये तो वही है, ऐसा लगता है जैसे वह अब बिल्कुल ठीक हो गया है, रुद्राक्षी ने फिर से खुद को ही बड़बड़ाते हुए कहा। उस समय से रुद्राक्षी को अभी तक चिंता थी कि किसी के उसे लेने आने के पहले ही कहीं उसे उस समय कोई जंगली कुत्ता खा ना गया हो। सौभाग्य से अब सब कुछ ठीक था और अंततः फिर से उसने एक बार और उसे देख लिया था। हालांकि इस समय तक रुद्राक्षी को जल्द ही अपने दिल में एक ठंडक महसूस होने लग गई थी। इस समय उसे याद आया कि जब उसने गुप्त रूप से शिवम को चूमा था तो वह उसी समय अचानक से जाग गया था और उसकी उन अंधेरी और अथाह आंखों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। जिसे याद करने के बाद उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी उंगली काटी और मन ही मन बुदबुदाए। इस कार का मार्ग देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वह गजेंद्र वर्मा के विला क्षेत्र में ही रहता है, क्योंकि इस विला क्षेत्र में केवल यही एक सड़क है जहां से सभी अंदर हो या बाहर आ जा सकते हैं। इस समय वह आकर्षक युवक उस सैन्य वाहन में बैठकर इस विला क्षेत्र से बाहर निकलने वाली सड़क की ओर गया है, तो इसका मतलब वो इसी विला में रहता होगा। मृत। तभी रुद्राक्षी के दिल ने भी चिल्लाया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि राजस्थान इतनी छोटी हो जाएगी कि वह फिर से उस मनमोहक युवक शिवम से मिल सके। वह इस समय बस अपने मन में ही सिल रही थी, हमेशा की तरह, क्या इस आदमी को फिर से अपने जीवन में वापस नहीं जाना चाहिए? वह अभी भी यहाँ क्या कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी मुझे ही यहाँ ढूंढ रहा हो, इसीलिए वह अभी तक यहाँ से नहीं गया है? यह विचार अपने दिमाग में आते ही रुद्राक्षी को अचानक से ही अपनी पीठ और माथे पर एक ठंडे पसीने की पतली परत महसूस हुई, जिससे इस समय रुद्राक्षी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई भूखा भेड़िया उसे ही एक तक घूर रहा है और जिसे देखने के बाद उसका पूरा शरीर वहीं पर सीधा खड़ा हो गया है। इस टाइम जैसे रुद्राक्षी ने अपने दिल में ठंडक को महसूस कर रही थी, वैसे ही वह ये भी पता लगाने के लिए संघर्ष कर रही थी कि उस करामाती आदमी शिवम के हाथों से कैसे बचा जाए जिसने उसे अभी एक बहुत ही बड़ी खतरे का एहसास कराया था। तभी उनके कार कुछ दूर जाकर धीरे धीरे रुकी, जो पहले से ही अपने विला के बाहर पहुंच गई थी जहां गजेंद्र वर्मा रहते थे। फिर कार के रुकने के बाद अशोक ने कार से बाहर आते हुए कार के पिछले सीट की दरवाजा खोलते हुए पीछे की सीट पर बैठे रुद्राक्षी से सम्मानपूर्वक कहा, मिस आहूजा, हम घर पहुंच गए हैं। जब इस समय रुद्राक्षी ने अशोक की आवाज सुनी तो वह तुरंत अपने होश में आ गई। फिर उसने अशोक की तरफ देखने के लिए अपना सिर उठाया, जो कार के दरवाजे को खोलकर वहीं पर खड़े थे। इस समय रुद्राक्षी के चेहरे पर एक अजीब सी अभिव्यक्ति उभरी और जल्दी से अपने स्कूल बैग के साथ कार से बाहर निकल गई। मुझे क्षमा करें, मैं अभी गजेंद्र जी की बीमारी के बारे में कुछ सोच रही थी। इस समय रुद्राक्षी ने शिवम को अपने दिमाग से जैसे तैसे करके बाहर निकालते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा।
मिस आहूजा, तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अभी पहले तुम घर के अंदर जाओ, क्योंकि वहां पर मिस्टर वर्मा और मिस वर्मा पहले से ही तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। अशोक ने धीरे से समझाते हुए अपना सिर हिलाकर कहा। मिस्टर वर्मा के ड्राइवर और अंगरक्षक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि रुद्राक्षी ने अभी उससे क्या कहा, और स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास भी कर लिया। फिर रुद्राक्षी ने भी धीरे से अपना सिर हिलाते हुए विला के अंदर चली गई। इस समय उसके विला में प्रवेश करने से पहले ही एक आकृति आगे आकर उसे अपने गले से लगाने की कोशिश करते हुए कहा, सिस्टर रुद्राक्षी। उसी समय जब अनिका रुद्राक्षी को गले लगाने के लिए आ रही थी, तो तभी रुद्राक्षी ने भी अपना हाथ उठाकर अनिका को उसे पकड़ने से रोक दिया। फिर अपनी हथेलियों को अपने छाती पर रखते हुए कहने लगी, सिस्टर अनिका, आप इस समय बहुत ही उत्साहित लग रही हैं। तभी अनिका ने भी हवा में अपने हाथों को हिलाते हुए रुद्राक्षी के करीब आकर उसे उपहास करते हुए कहने लगी, क्या ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ 2 दिनों से नहीं आए हैं, जिसके कारण मैं तुमसे बस 2 दिनों के बाद आज ही मिल सकती हूँ। ओह चलो चलो, जल्दी से अंदर चलकर बैठते हैं, नहीं तो दादाजी फिर से मुझे समझाने बैठ जाएंगे, और वैसे भी वह भी तो 2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों विला के आनंद आकर पहले तो रुद्राक्षी ने फिर से गजेंद्र वर्मा के नब्ज की जांच करते हुए सुनिश्चित किया कि उसका निदान पूरी तरह से सही था। मिस्टर वर्मा, मैंने यहाँ से वापस जाने के बाद आपकी बीमारी का अध्ययन किया था, और साथ ही मैंने इस बीमारी के लिए अपने गुरु से भी परामर्श लिया, और उनके के साथ चर्चा के दौरान मैंने ये भी निर्धारित कर लिया है कि मुझे आपकी इस बीमारी का इलाज कैसे करना है। ये कहने के बाद रुद्राक्षी ने कुछ सोचते हुए फिर आगे कहना जारी रखा, आपके इस बीमारी के ट्रीटमेंट के दौरान यदि आप मेरे दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हैं, तो आप 1 वर्ष के भीतर आपकी इस युवा जिद्दी बीमारी से छुटकारा पाने में सक्षम हो सकते हैं। साथ ही लगभग इन 3 वर्षों में एक सामान्य और स्वस्थ शरीर में वापस आ सकते हैं, और जब तक आप अपना ये शरीर अच्छी तरह से रख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको अगले 20 से 30 वर्षों तक जीवित रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस समय रुद्राक्षी से अपने शारीरिक परीक्षण करवाने के बाद जब उन लोगों ने रुद्राक्षी के मुख से यह परिणाम सुना, तो मिस्टर वर्मा के चेहरे पर खुशी के भाव लाते हुए कहा, बच्चा, तुमने हमें जो अभी कहा है, क्या वो सच है? हाँ, ये सच है। अगर यह सिर्फ मैं होती तो शायद मुझे अभी भी इस पर ज्यादा यकीन नहीं होता, लेकिन इस समय आपके ट्रीटमेंट के लिए मेरे गुरु ने मुझे जो उपचार योजना दी थी, उसके बाद ये सब मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। इस समय रुद्राक्षी ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए पूरे आत्मविश्वास से गजेंद्र जी से कहा। इस समय अपने गुरु के रूप में खुद के दादाजी की चिकित्सा कौशल के ऊपर रहे अपने भरोसे के कारण ही रुद्राक्षी ने गजेंद्र जी के सामने ये सब कहने का साहस किया, क्योंकि वह निश्चित रूप से जानती थी कि उसके दादाजी का चिकित्सा कौशल इतना भी सरल नहीं है, वो तो मरने के कगार पर खड़े लोगों को भी बचा सकते हैं। इस समय रुद्राक्षी के पूरी बात सुनने के बाद अनिका ने अपने दोनों हाथों से अपने दादाजी की बांह जल्दी से पकड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा, दादाजी, क्या आपने सुना? आप अब ठीक हो सकते हैं, आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। ठीक है, जब तक मैं देख सकता हूं कि मेरे पोती के पास एक अच्छी जीवन है, तब तक मेरे बूढ़े आदमी को जीवित माना जा सकता है। मिस्टर वर्मा ने अनिका के सिर पर हाथ फिराते हुए मुस्कुरा कर कहा। इस समय रुद्राक्षी ने भी उस दादा पोती के जोड़े को देखते हुए मजाक करने के लहजे में कहा, चिंता मत करो, आप अभी भी अपने परपोते को इस दुनिया में ला सकते हैं। तभी अचानक रुद्राक्षी के सिरहाने के कारण अनिका के चेहरे पर जो उत्तेजना की अभिव्यक्ति थी वह तुरंत ही गायब हो गई, और वह शर्माते हुए रुद्राक्षी को गुस्से से घूरते हुए कहने लगी, तुम इस समय मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत करो बहन रुद्राक्षी, बस तुम जल्दी से मेरे दादाजी का इलाज करके उन्हें ठीक कर दो। तभी रुद्राक्षी ने भी धीरे से अपना सिर हिलाते हुए गजेंद्र वर्मा से कहा, मिस्टर वर्मा, चलो ऊपर आपके कमरे में चलते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम अपना कोट उतारो और बिस्तर पर लेट जाओ, ताकि मैं तुम्हारे शरीर को एक्यूपंक्चर विधि के जरिए इलाज कर सकूं। ठीक है। इस समय बूढ़े वर्मा ने भी अपना सिर हिलाते हुए रुद्राक्षी और अन्य लोगों के साथ अपने कमरे में चले गए। तभी रुद्राक्ष की नीली गहनों जैसी गहरी आंखें घूम गईं, और कुछ सोचते हुए थोड़ा उत्सुक स्वर में मिस्टर वर्मा से पूछा, मिस्टर वर्मा, आप तो यहाँ विला में ही रहते हैं, और यहाँ इतने सारे विला है, क्या इन सभी विला को पहले ही बेच दिया गया है? उसे नहीं पता कि वो मनमोहक युवक शिवम कौन से विला में रहता है, जिसके कारण उसे अब पहले से भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। वो निश्चित रूप से 1 या 2 बार ही नहीं, बल्कि वो तो कम से कम 1 साल तक गजेंद्र वर्मा का इलाज करने के लिए यहाँ पर आती रहेंगी। इस दौरान उसे नहीं पता कि वह उससे कब टकराएगी, इसलिए उसे अभी से तैयार रहना होगा, ताकि वो इस बार उस शैतान की तरह दिखने वाली बुरी आत्मा को भड़काने से बच सके। तभी बूढ़े वर्मा ने अपना सिर घुमाकर रुद्राक्षी की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा, क्या तुम भी यहाँ रहना चाहते हो?
तभी रुद्राक्षी ने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, मैं अभी भी कुछ वर्ष तक तो जीवित रहूंगी ही, इसलिए मुझे अभी यहाँ नहीं रहना। पर जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो यहाँ रहना लगभग आपके समान ही होगा। हाँ हाँ, यह सही है, यह आप युवाओं के लिए सूटेबल उपयुक्त जगह नहीं है, लेकिन यहाँ का वातावरण काफी अच्छा है और यह हमारे वृद्ध लोगों के लिए उपयुक्त है। ये कहते हुए बूढ़ा वर्मा ने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। तभी रुद्राक्षी ने भी हल्के से अपना सिर हिलाते हुए कहा, आपने जो कहा वो सच है, लेकिन इसके अलावा भी यह जगह आपके बुजुर्गों के लिए अपने शरीर को आराम देने और स्थिर करने के लिए भी उपयुक्त है। फिर रुद्राक्षी ने कुछ सोचते हुए जिज्ञासा के साथ मिस्टर वर्मा से फिर पूछा, हालांकि मैं अभी यहाँ नहीं रह सकती, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ की विलायों में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। इस समय मिस्टर वर्मा ने कुछ देर सोचा, फिर कहने लगा, यहाँ है ममम, ईमानदारी से कहूं तो मैंने यहाँ पर बहुत से लोगों को रहते हुए नहीं देखा है, क्योंकि मैं ज्यादातर लोगों से मिलना पसंद नहीं करता हूँ। हालांकि मैंने हाल ही में उस विला का सामना किया है जहाँ पर कुछ युवा लोग रहते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि तुम उनसे कभी न उलझो, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी पहचान बिल्कुल ही असाधारण है। इस समय मिस्टर वर्मा के निर्देशों को सुनकर रुद्राक्षी ने थोड़ा सा अपना सिर हिलाते हुए ये सुनिश्चित किया कि मिस्टर वर्मा ने जिन युवाओं के बारे में अभी उसके सामने बात किया वो वही मंत्रमुग्ध करने वाला युवक शिवम और उनके सभी साथी ही होना चाहिए। यह मनमोहक युवक शिवम हमारे देश के सेना का सदस्य है और मूल रूप से उसे देखकर रुद्राक्षी को एक बहुत ही खतरनाक एहसास देता है। जब मैं अभी अंदर आ रही थी तो मैंने एक सैन्य वाहन देखा, क्या यह वही लोग हैं जिनके बारे में अभी मिस्टर वर्मा ने कहा था? रुद्राक्षी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। तभी अनिका ने अपनी ठुड्डी को छूते हुए हैरान होकर पूछा, क्या सच में? तो फिर मैं इसे अभी तक क्यों नहीं देखा? इस समय मिस्टर वर्मा ने अनिका और रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए अपने पुराने चेहरे पर एक गंभीर नजर के साथ उन्हें याद दिलाते हुए कहा, उनके साथ कम संपर्क रखना ही हम सबके लिए बेहतर है। फिर उन्होंने अपने मन में कहा, क्योंकि उन लोगों से निकलने वाली ओरा मुझे बहुत ही खतरनाक एहसास देता है। हाँ ठीक है मिस्टर वर्मा, मैं समझ गई। तभी रुद्राक्षी ने अपना सिर हिलाया। भले ही मिस्टर वर्मा ने उसे इस समय यह न कहा हो, लेकिन वह ऐसे भी उनसे सावधान रहेगी। फिर उसने अपने मन में ही सोचा, यहाँ तक कि मिस्टर वर्मा की सुरक्षा करने वाले अंगरक्षक अशोक ने भी उसे एक बार ऐसा कहा था। उसने अशोक का चेहरा और फिगर भी देखा था, तो उसने पाया कि उसकी मांसपेशियां बहुत ही विस्फोटक थीं। हालांकि अशोक आंतरिक शक्ति के अभ्यासी नहीं है, लेकिन उनकी शारीरिक युद्ध प्रभावशीलता बहुत ही मजबूत है और उन्हें एक बाहरी परिवार का शिखर माना जा सकता है। भले ही वो अब अशोक का सामना कर रही हो, लेकिन इस समय उसके पास युद्ध का बहुत कम अनुभव है, शायद वो उसकी बराबरी भी नहीं कर सकती। तभी उसके सोच के विस्खलन डालते हुए अनिका ने अपना सिर हिलाकर असहाय होकर कहा, ठीक है, मैं भी यह समझती हूँ। इस समय रुद्राक्षी ने अफसोस के साथ अनिका की ओर देखते हुए तुरंत मुस्कुराकर मिस्टर वर्मा को देखते हुए कहा, ठीक है मिस्टर वर्मा, तो फिर आप मुझे पहले आपका इलाज करने दीजिए। इस समय बूढ़े वर्मा ने भी अपना कोट उतारकर अपना सिर हिलाते हुए बिस्तर पर लेट गया और रुद्राक्षी को खुद का इलाज करने दिया। इस टाइम अनिका ने भी एक्यूपंक्चर और मोक्सीबस्टन के लिए सभी अल्कोहल लैंप तैयार करने में रुद्राक्षी की मदद कर रही थी। अपने दादा के द्वारा बताई गई उपचार विधि के साथ रुद्राक्षी ने मिस्टर वर्मा के शरीर पर आसानी से एक्यूपंक्चर किया। फिर आधे घंटे से अधिक समय तक एक्यूपंक्चर और मोक्सीबस्टन की विधि के जरिए मिस्टर वर्मा की उपचार करने के बाद इस समय रुद्राक्षी के माथे पर पसीने की एक परत दिखाई देने के साथ ही वो थोड़ी सी हौंफ भी रही थी। तभी रुद्राक्षी ने जल्दी से अपने माथे से पसीना पोंछकर सुर्ख चेहरे के साथ मिस्टर वर्मा की ओर देखकर पूछा, मिस्टर वर्मा, तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है? बूढ़ा वर्मा ने अपने चेहरे पर सदमे के भाव लिए बिस्तर से उठ बैठा और बोला, ये बहुत ही आरामदायक है, कल से भी अधिक आरामदायक। उनकी बात सुनकर रुद्राक्षी ने धीरे से अपना सिर हिलाकर कहा, ऐसा लगता है कि इस उपचार योजना ने अच्छी तरह से अपना काम किया है और अब मैं भविष्य में इस पद्धति के अनुसार ही आपका इलाज करूंगी। तो फिर अब मैं आपके लिए एक आयुर्वेदिक नुस्खा लिखूंगी, जिसे आपको हर दिन पीना होगा। ठीक है, मैं करूंगा, तुम टेंशन मत लो, बूढ़े वर्मा ने अपने खुश चेहरे के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा। तभी रुद्राक्षी बही रखे एक साइड टेबल के पास जाकर अपने बैग से एक कागज का टुकड़ा निकाला और नुस्खा लिखाना शुरू किया। लेकिन तभी उसने अचानक मिस्टर वर्मा से पूछा, मिस्टर वर्मा, क्या आपकी नौकर ही घर पर सारा खाना बनाती है? हाँ, ओल्ड वर्मा ने अपना सिर हिलकर अनिका की तरफ देखते हुए मजाक में कहा, इसमें कर भी क्या सकते हैं, मोरी पोती तो खाना भी नहीं बना सकती, इसलिए मैं सिर्फ नौकरों के हाथ का बना ही खा सकता हूँ। इस समय अनिका, जिसे उसके नाम से नामित किया गया था, ने तुरंत मिस्टर वर्मा को शर्म और गुस्से से घूरते हुए बुलाया, दादाजी।
हाँ हाँ, तभी अपने पोती की चेहरे के भावों को देखकर मिस्टर वर्मा जोर से हंस पड़े। मेरे पास यहाँ पर औषधीय आहार के लिए एक नुस्खा है। भविष्य में अपनी नौकरानी को मेरे एक्यूपंक्चर और नुस्खे के साथ ऊपर दिए गए निर्देशों का पालन करने दें, जिससे आपके ठीक होने की समय और तेज हो जाएगी। रुद्राक्षी ने इस समय कागज पर लिखते हुए कहा, और नुस्खे के बाद एक आहार चिकित्सा पद्धति भी लिखकर उन्हें दे दिया। तभी बूढ़ा वर्मा भी खड़ा होकर अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को हिलाया, जिससे उसने अपने शरीर में हुए थोड़े से बदलावों को महसूस किया। इस समय वह किसी से भी बेहतर जानता था कि वह वास्तव में पहले की तुलना में अधिक आराम महसूस कर रहा था। अभी लगभग समय हो गया है। रुद्राक्षी ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए अपने भौहें चढ़ाकर कहा, मिस्टर वर्मा, मैं अब पहले वापस घर जा रही हूँ। इस समय रुद्राक्षी के मुंह से यह सुनते ही अनिका ने जल्दी से रुद्राक्षी के दोनों हाथों को पकड़ते हुए पूछा, क्या तुम आज रात की खाने के लिए यहाँ पर हमारे साथ थोड़ी देर और नहीं रुक सकती? तभी रुद्राक्षी ने अपना सिर थोड़ा सा न में हिलाते हुए कहा, नहीं, कृपा क्षमा के, लेकिन मेरे सिस्टर राधा ने पहले ही मेरे लिए रात का खाना तैयार कर लिया होगा, और अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकी तो मेरे घर जाने में भी देर हो जाएगी। इससे उन्हें और मेरे दादाजी को भी मेरे लिए चिंता होने लगेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। बस इतना ही। अनिका अभी भी हार मानने के लिए अनिच्छुक थी। वो नहीं चाहती थी कि रुद्राक्षी इतनी जल्दी वहां से चली जाए। अभी तो उसकी उम्र भी बहुत कम है और इस उम्र में हर दिन केवल अपने दादाजी के साथ ही समय बिताना ये बहुत ही उबाऊ है। लेकिन इस समय रुद्राक्षी जैसी बहन मिलना बहुत ही दुर्लभ है जो अपनी उम्र के बारे में बात कर सके। उन दोनों की बातें सुनकर इस समय मिस्टर वर्मा ने भी अपने चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान के साथ अपने पोती को कहा, ये ठीक है अनिका, क्या रुद्राक्षी कल फिर से यहाँ नहीं आएगी? इस समय रुद्राक्षी ने अपनी नाक को छूते हुए कहा, मिस्टर वर्मा, आपकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए आपको हर दिन एक्यूपंक्चर देने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आने वाले शनिवार को ही फिर से आऊंगी। तभी अनिका ने ज्यादा जिद न करते हुए जल्दी से रुद्राक्षी से उत्साहपूर्वक कहा, ठीक है, तो फिर तुम शनिवार की सुबह यहाँ जल्दी से आ जाना ताकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिता सकूं। चू मुयू ने इस समय एक अजीब रूप दिखाते हुए कहा, मुझे डर है कि यह भी काम नहीं करेगा, क्योंकि शनिवार को मेरे एक सहपाठी का जन्मदिन है और मुझे इसमें शामिल होने के लिए बुलाया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं उस दिन केवल शाम के करीब ही यहाँ आ सकती हूँ। ठीक है। इस समय अनिका का चेहरा कड़वाहट के साथ बहुत व्यथित दिख रहा था। तभी रुद्राक्षी ने अनिका को सांत्वना देते हुए उसके कंधे पर थपथपा कर कहा, ये ठीक है सिस्टर अनिका, मैं वहां से जल्दी आने की कोशिश कर सकती हूँ। इस समय अनिका ने बार बार अपना सिर हिलाते हुए संतुष्ट होकर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, ये लगभग वैसा ही है। इस समय मिस्टर वर्मा ने अपनी जेब से कागज का एक मोड़ा हुआ टुकड़ा निकाला और चेहरे पर मुस्कान के साथ रुद्राक्षी को देते हुए कहा, रुद्राक्षी, तुमने न केवल मेरी पुरानी जिंदगी बचाई, बल्कि मेरी बीमारी के इलाज के लिए भी मेरी मदद कर रही हो। इसलिए ये पैसे तुम्हारे लिए है, बस इसे मेरे तरफ से तुम्हारे लिए अपना जीवन बचाने वाला अनुग्रह समझो और इसे ले लो। इस समय रुद्राक्षी ने अपनी हथेली में रसे चेक को देखा और उस पर बने संख्याओं की लंबी स्ट्रिंग को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी, क्योंकि यह 40 करोड़ का चेक निकला। यहाँ तक कि अपने पिछले जीवन में भी उसके हाथ में इतने सारे पैसे कभी नहीं आए थे, क्योंकि वह जितना भी पैसा क्यों न कमा ले, उसके उस नकली परिवार ने हमेशा उसे बहला फुसलाकर वह सब उससे ले लेते थे। इस समय ये याद आते ही रुद्राक्षी ने उस चेक को तुरंत खुद से किनारा कर दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा पैसा है, मैं तो आपको बसाने का बस एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। इस समय रुद्राक्षी ने अपने चेहरे पर कोई उत्साह दिखाए बिना शांति से मिस्टर वर्मा को मना कर दिया। ये देखकर कि इस समय इतने सारे पैसे देखने के बाद भी रुद्राक्षी के चेहरे पर कोई सदमा या उत्तेजना की भाव नहीं आई थी, जिससे ओल्ड वर्मा ने अपने दिल में खुशी महसूस किया। तुमने मुझे मरने से बचाया, ये सब इसके योग्य है। यदि तुम इसे स्वीकार नहीं करती हो तो मैं बूढ़ा आदमी अगली बार से तुम्हें अपने साथ ऐसा व्यवहार नहीं करने दूंगा। इस समय रुद्राक्षी ने झिझकते हुए अपने सामने रखे चेक को देखा और इसके बारे में सोचते हुए इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि मिस्टर वर्मा उस दिन दुर्घटनावश बच गए थे, लेकिन उस दिन उन्हें बसाने के बदले उसे कोई पैसा नहीं मिला। फिर अपने मन में सोचा, वो बीमारियों का इलाज करती है और लोगों को बचाती है, और वो हर समय इतनी मुक्त होकर ये सब नहीं कर सकती, इसलिए कुछ पैसे इकट्ठा करना भी ठीक है। भविष्य में वो लोगों को बचाने और पैसा कमाने के लिए इस चिकित्सा तकनीक पर भरोसा कर सकती है। ठीक है, फिर मैं इसे ले लूंगी, लेकिन इसका उपयोग मिस्टर वर्मा के अगले इलाज की लागत के रूप में भी किया जाएगा। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए उस चेक को उठाकर अपनी जेब में रख लिया। इस समय जब रुद्राक्षी ने फिर से चेक लेने से इनकार नहीं किया तो मिस्टर वर्मा ने भी अपने चेहरे पर एक कोमल मुस्कुराहट दिखाए। तभी अनिका भी तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागते हुए
मेज पर रखे एक छोटा सा बक्सा उठाकर रुद्राक्षी को देते हुए कहा, रुद्राक्षी, यह वो मोबाइल फोन है जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार करने को कहा था। इसे भी अपने साथ ले जाओ। यहाँ पर मेरे और मेरे दादाजी दोनों के ही नंबर सेव है। और हाँ, शनिवार को यहाँ आने से पहले तुम मुझे कॉल कर सकती हो। वैसे भी वहाँ पर अशोक का फोन नंबर भी सेव किया गया है, तुम उसे भी कॉल कर सकते हो और उसे तुम्हें लेने के लिए वहाँ भी बुला सकती हो। फिर रुद्राक्षी ने अनिका के द्वारा उसे दिए गए मोबाइल फोन के बॉक्स को देखा और इस बार बिना इनकार किए अपना सिर हाँ में हिलाया। ये सच है कि उसे अब एक मोबाइल फोन की बहुत जरूरत है, चूंकि उसे 40 करोड़ भी मिल गए हैं, इसलिए उसे दूसरा मोबाइल फोन खरीदना भी ठीक है। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद सिस्टर अनिका, आप सच में बहुत ही विचारशील है। आज एक दुर्लभ शनिवार के दिन रुद्राक्षी ने दोपहर का भोजन करने के बाद कपड़े बदलने के बाद शहर में बने केटीवी पर गया। पर इस समय 2000 साल में भी केटीवी के लिए यह अभी भी बहुत उच्च श्रेणी की खपत थी। इस समय रुद्राक्षी ने एक बस में बैठते हुए शहर में केंद्र के चौक तक चली गई। जब वह मॉल की पहली मंजिल के गेट पर आई जहां के ऊपरी मंजिल पर केटीवी की शाखा बनी हुई थी, उसने बस अपना सिर घुमाते हुए अपने चारों ओर देखा और अपने दोस्त नियति को धुदने हुए खुद से ही कहने लगी, अरे यार, नियति ने तो कहा था कि वह मेरे साथ ऊपर जाएगी, पर मैंने इस लड़की को अभी तक यहाँ क्यों नहीं देखा? क्या वो अभी तक यहाँ नहीं आई है? इस समय रुद्राक्षी जो अपने चारों तरफ देख रही थी, उसने सड़क के किनारे पार्किंग स्थल पर एक सैन्य ऑफ रोड वाहन खड़ा हुआ नोटिस ही नहीं किया। नियति यहाँ। तभी रुद्राक्षी को वहां पर अपनी दोस्त नियति मिल गई जिसकी उसे कब से तलाश थी। फिर उसने नियति की तरफ अपना हाथ हिलाते हुए खुद के तरफ इशारा करने लगा जो अभी अभी बस से उतरकर उसे ही ढूंढ रही थी। तभी नियति ने रुद्राक्षी को देखा तो वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ भागते हुए आकर बोली, रुद्राक्षी, तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गए? अरे ऐसा नहीं है, यहाँ पहुंचना तो मेरे लिए केवल 1 या 2 मिनट का समय ही ज्यादा है तुमसे। रुद्राक्षी ने भी थोड़ा सा मुस्कुराया और नियति से आगे पूछा, क्या हमें सच में ऊपर जाना चाहिए? क्या बाकी सभी लोग यहाँ आ गए हैं? सच कहा जाए तो रुद्राक्षी कभी भी इस बर्थडे पार्टी में आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे अपनी सहेली नियति के वजह से ही यहाँ आना पड़ा। फ्लैशबैक चारू को डराने के अगले दिन सोमवार की सुबह रुद्राक्षी फिर से स्कूल आई, लेकिन निता ने उसे स्कूल के अंदर जाने से पहले ही रोक दिया था, जो स्कूल के सामने ही उसका इंतजार कर रही थी। फिर निता ने उसे फिर से स्कूल के किनारे वाले रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। क्या बात है, तुम फिर मुझे अकेले में क्यों बुला रही हो? रुद्राक्षी ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए थोड़े दुखी भाव से निता की ओर देखते हुए पूछा। इस समय निता की आंखों में घृणा और क्रोध की झलक दिखाई दे रही थी। फिर उसने रुद्राक्षी को देखते हुए अपने हाथों को बढ़ाकर रुद्राक्षी की गर्दन दबाकर मारने की अपनी इच्छा को दबा दिया और गुस्से से कहा, जीवन अब मुझे पसंद नहीं करता है। क्या तुमने उसके सामने मेरे बारे में बुरी बातें कही हैं? इस समय निता की बातें सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी भौहों को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए निता को देख रही थी, जिससे रुद्राक्षी के चेहरे पर नासमझी की झलक दिखाई देने लगी थी। लेकिन ये सब जल्दी ही उसके दिल में स्पष्ट हो गया। ऐसा लगता है कि जीवन को इस लड़की से बहुत ही जल्दी नफरत हो गई थी। निता, तुमने जो भी अभी कहा वो वास्तव में बहुत ही हास्यास्पद लगता है, क्योंकि जीवन तुमसे नफरत करता है या तुम्हें पसंद करता है, इससे मुझे क्या लेना देना है? इस समय रुद्राक्षी ने मजाक उड़ाते हुए निता से कहा, अच्छा, अगर तुमने जीवन के सामने मेरे बारे में बुरा नहीं कहा होता तो वो अब मुझे पसंद कैसे नहीं करता? निता ने अपनी लंबे नाखूनों वाली अपनी पतली उंगलियों से रुद्राक्षी की ओर इशारा करते हुए जोर से पूछा। इस समय रुद्राक्षी को सच में ये सब केवल हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन जीवन ने इस लड़की को कब पसंद किया? क्या ये लड़की अपने मन में बहुत ज्यादा ही सोचती है? क्या तुम्हें सच में यकीन है कि जीवन तुम्हारे पास इसलिए आया था क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है, मेरी वजह से नहीं? रुद्राक्षी ने हल्के से निता का मजाक उड़ाते हुए कहा। इस समय निता का अचानक से गला घुट गया, उसके होंठ हिल गए, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं कह सकी। लेकिन फिर तो तुमने उसके सामने मेरी बुराई ही की होगी, है ना? मैं जानती हूँ कि ये तुम ही होंगी जो शनिवार को स्कूल के बाहर जाकर उनके सामने मेरे बारे में बुरा कहा होगा। निता को अब भी लगाता है कि यह सब रुद्राक्षी की ही गलती है। ओह शनिवार को, पर मैंने शनिवार को उससे इतनी बात कब की थी कि मैं तुम्हारे बारे में इतनी बुरी बातें कह सकूं? रुद्राक्षी ने फिर भी निता से पूछा। हालांकि उसने निता को ठंडे स्वर में कहते हुए सुना, मैंने जीवना को शुक्रवार के दिन मेरे साथ घूमने के लिए बाहर जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया और मैं शनिवार के दिन तुम्हें बाजार की तरफ जाते हुए भी देखा। तुम शायद जीवना के साथ घूमने के लिए ही बाजार की तरफ जा रही थी और फिर तुमने उसके सामने मेरे बारे में बुरा भला बोला होगा। इस समय रुद्राक्षी ने निता की स्पष्ट और गहरी आंखों को देखते हुए उसकी सभी बातों को सुनकर अपनी पलकें झपकाईं और तुरंत उसके चेहरे पर एक स्तब्ध करने वाला भाव दिखाई देने लगा।
वो इस समय सोच रही है कि निता वास्तव में एक स्क्रीन प्ले राइटर, पटकथा लेखक बनने के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि वो अभी अपनी कल्पना में इतनी आश्वस्त है कि वो ये सब भी सोच सकती है। कुछ देर स्तब्ध रहने के बाद रुद्राक्षी ने कहा, मम, तुम जो चाहो सोच सकती हो, मुझे अब इसके बारे में कुछ नहीं कहना। चूंकि इसका जीवन से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए रुद्राक्षी ने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ लहराया। वो अब निता को और अधिक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहती थी। यदि वह इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझाती तो भी वह इस पर विश्वास नहीं करेगी। वास्तव में निता को स्वयं यह नहीं पता था कि जब उसने जीवन को रुद्राक्षी के बारे में बुरा भला बोला, तभी से उसे उससे नफरत हो गई थी। लेकिन आखिरकार निता ने अपने दिल में सोचा था कि रुद्राक्षी ने ही जीवन के सामने उसके बारे में बुरा बोला होगा। तभी निता ने देखा कि रुद्राक्षी वहां से जाने ही वाली है, तो वह गुस्से में उसके पास जाकर चिल्लाते हुए कहने लगी, रुद्राक्षी, तुम्हें अभी यहां से जाने की अनुमति नहीं है। इस समय निता को नहीं पता था कि उसकी आवाज थोड़ी तेज है या नहीं, लेकिन स्कूल की ओर जा रहे एक युवक वहीं पर रुक गया और अपने मन ही मन बुदबुदाया, रुद्राक्षी। तभी वह लड़का एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर वह मुड़कर उस दिशा में चला गया जहां से वह आवाज आ रही थी। मेरे रास्ते से दूर हो जाओ। इस समय रुद्राक्षी के चेहरे पर भाव थोड़े ठंडे लग रहे थे और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। तभी चेहरे पर ठंडे भाव के साथ रुद्राक्षी का सामना करते हुए निता एक पल के लिए तो स्तब्ध रह गई थी, जिससे उसे अपने दिल की गहराइयों से एक ठंडक महसूस हो रही थी, जिसके कारण उसका शरीर कांप उठा। तुम इतने भयंकर क्यों हो? निता, जिसके साथ रुद्राक्षी ने पहले कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था, वो अचानक नाराज हो गई और गुस्से में रुद्राक्षी को कोसने लगी। तभी रुद्राक्षी की आंखों में रोशनी की एक चमक चमकी और उसने तिरछी दृष्टि से एक कोने की ओर देखा, जिससे उसकी आंखों के चमक के साथ उपहास की एक झलक दिखाई दिया। फिर उसने अपने स्वर को थोड़ा सा शांत करके निता से आग्रह करते हुए कहा, क्या तुम आज अपने क्लास में नहीं जाना चाहते हो? लेकिन मुझे अभी भी अपनी क्लास में जाना है, इसलिए मेरे रास्ते से अब हट जाओ। तुम्हारी मुझे इस तरह से आदेश देने की हिम्मत कैसे हुई? रुद्राक्षी के बात पूरा होते ही निता ने रुद्राक्षी को गुस्से से देखते हुए अपना हाथ उठाकर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा दिया। हालांकि इससे पहले कि निता के हाथ रुद्राक्षी के गाल पर लगते, उसका शरीर बगल की तरफ गिर गया। फिर एक कश के आवाज के साथ निता जोर से जमीन पर गिर पड़ी, जिससे उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। तभी रुद्राक्षी ने अपना सिर घुमाकर निता की ओर देखा, जो जमीन पर लेटी हुई अपनी बाह को पकड़कर दर्द से चिल्ला रही थी, और फिर उस व्यक्ति की ओर देखने लगी जो अचानक बाहर आया। फिर अपने चेहरे पर आश्चर्य की दृष्टि से पूछा, जीवन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम पहले से ही यहीं पर थे? मैं अपने क्लास के लिए स्कूल के अंदर जाने ही वाला था कि तभी मैंने किसी को तुम्हारा नाम पुकारते हुए सुना, इसलिए मैं यहाँ आ गया ये देखने के लिए कि कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है ना। पर यहाँ तो ये लड़की तुम्हें सोच पहचाना चाहती थी। फिर उसने चिंता के साथ रुद्राक्षी के शक्ल लगाते हुए पूछा, क्या तुम अब ठीक हो? ये पूछने के बाद जीवन ने अपना सिर घुमाकर निता की तरफ घृणा भरी आंखों से घूरकर देखा। इस समय रुद्राक्षी ने भी धीरे से अपना सिर हिलाया हुए कहा, हाँ ये ठीक है, तुमने मुझे बसा लिया। इस समय जमीन पर लेटे हुए निता ने जब जीवन की आवाज सुनी तो उसने अचानक अपना सिर उठाया, तो उसने रुद्राक्षी के प्रति जीवन के देखभाल करने वाली अभिव्यक्ति को देखा, जिससे उसकी आंखें अचानक से लाल हो गईं और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो व्यथित होकर चिल्लाई, जीवन। जीवन भी इस समय निता को ही गुस्से से देख रहा था, जो अभी जमीन पर आधा पड़ा हुआ था। फिर अपनी ठंडी आवाज में कहा, निता, मैंने वास्तव में तुमसे ऐसे व्यक्ति होने की कभी उम्मीद नहीं की थी। मैंने नहीं। निता अभी भी अपना बचाव करना चाहती थी। तभी निता के बातों को विस्मय ही काटते हुए जीवन ने रुद्राक्षी की ओर इशारा करते हुए निता से सवाल किया, क्यों नहीं? मैं जब यहीं पहुंचा तो देखा कि तुम रुद्राक्षी पर अपना हाथ उठाने जा रहे थे, क्या मैं गलत हूं? इस समय निता ने अपना सिर न में हिलाया और उसके गालों पर से आंसू बहते हुए आंसू छलक रहे थे। मैंने नहीं किया, मैं गलत नहीं हूं। फिर उसने रुद्राक्षी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वही है जिसने पहले मुझे उकसाया था। तभी जीवन ने भी उपहास करते हुए सटिरिकली व्यंग्यपूर्वक लहजे से पूछा, बकवास? तो बताओ मुझे कि रुद्राक्ष ने तुमसे ऐसी बड़ी इकया बात कही थी, जिसके कारण तुम उसे धमकाने के लिए मजबूर हो गई। हालांकि वो इस समय रुद्राक्षी और निता की रिश्ते के बीच की स्थिति को जानता था, क्योंकि शुक्रवार को निता के मुंह से सुने गई शब्दों से वह थोड़ा सा अनुमान लगा सकता था। और अब निता इतना अहंकारी थी कि वो सुध की गलतियों के कारण सीधे रुद्राक्षी को थप्पड़ मारना चाहती थी। रुद्राक्षी ने तुम्हारे सामने मेरे बारे में बुरी बातें कही, जिससे तुम मुझसे नफरत करने लगे। क्या इसके लिए मैं उससे बदला नहीं ले सकता? जीवन, तुमको ये भी पता होना चाहिए कि रुद्राक्षी एक अनाथ है। इससे पहले कि निता आगे कुछ और बोल पाती कि तभी जीवन चिल्ला उठा, बस।
इस समय जीवन को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि निता ने इस वजह से रुद्राक्षी पर ऐसी बड़ी कार्रवाई किया था। वह अपने मन में सोचने लगा। उसने कहा कि रुद्राक्षी ने उसके सामने उसके बारे में बुरी बातें कही, लेकिन उन दोनों की एक साथ बातचीत की सामग्री में कभी भी उसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं हुआ था। तो उसने बुरी बातें कब कही? पर वह स्पष्ट रूप से उससे नफरत करता था, क्योंकि वह उसके सामने रुद्राक्षी के बारे में बुरी बातें बोल रही थी। फिर भी उसने यहाँ तक सोचा कि यह रुद्राक्षी ही थी जिसने उसके बारे में बुरी बातें कही थी। अब तो वह उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगा था। तो अब निता के सीधे तौर पर रुद्राक्षी का अपमान करने पर जीवन को गुस्सा कैसे नहीं आएगा? इस समय जीवन के गुस्से को देखकर निता ने सदमे में अपने चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास के भाव से जीवन को देखा। शायद इसकी वजह कि यहाँ हो रही झगड़े की आवाज बहुत हो तेज थी, जिसके कारण इसे सुनने के बाले कई छात्र उत्सुकतावश वहां पर आ गए थे। कुछ सहपाठी तो उस कोने पर खड़े हो गए थे जहां पर से जीवन अभी अभी उनके पास आया था। फिर उन्होंने अपनी गर्दनें फैलाते हुए उत्सुकता से उस झगड़े को देखने लगा। लेकिन जीवन को पूरे स्कूल की हीरो कहा जा सकता है। इस समय उसे उस झगड़े के बीच देखकर लगभग सभी ने उसको पहचान लिया था। जब उनल्ग ने देखा कि दूसरी पार्टी जीवन थी, तो पुरुषों और महिलाओं की परवाह किए बिना सभी के दिल में एक गपशप का कारक लगातार जल रहा था। निता, लोगों के ऊपर झूठी बातों को थूको मत। जीवन ने निता की ओर इशारा करते हुए आगे कहा, किसी सज्जन व्यक्ति के पेट को अपने खलनायक के दिल के बराबर मत समझो। जिस कारण से मैं तुमसे नफरत करता हूं वो दूसरों की पीठ पीछे उनके बारे में बुरी बातें बोलना है। इस समय जीवन के शब्दों को सुनकर निता की आंखों के पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। फिर उसके चेहरे पर शिकायत और दयनीय अभिव्यक्ति की मूल अभिव्यक्ति से सदमे और दोषी विवेक की अभिव्यक्ति में बदल गई। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे ऐसा करने का क्या मतलब है। फिर भी तुम मेरे सामने उसकी बदनामी करने की हिम्मत भी करते हो। इस समय जीवन की आवाज और भी अधिक ठंडी और तेज गुस्से से भरी हुई थी। मैं नहीं किया, मैंने तो बस तुम्हारे सामने सच कह रही थी। हालांकि निता जीवन के सामने उसे जवाब दे रही थी और अपने लिए समझा रही थी, लेकिन उसका लहजा इतना कमजोर था कि उसके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता। वह वास्तव में उस दिन जीवन के सामने रुद्राक्षी की निंदा कर रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जीवन को उसके मकसद के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उसने सोचा कि उसके द्वारा कहे गए तथ्य जीवन के लिए सामान्य बात थी। तभी जीवन ने व्यंग करते हुए निता की ओर मजाकिया ढंग से देखते हुए कहा, तुम मुझे अपने जैसा मूर्ख मत समझो, और अब से रुद्राक्षी को कम परेशान करो। यदि मुझे फिर से पता चला कि तुम मेरी वजह से रुद्राक्षी को फिर से परेशान करने गई, तो उस समय मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस समय जीवन के पीछे खड़े होकर रुद्राक्षी ने उसकी बातें सुनते हुए थोड़ा सा अपने भौहें चढ़ा लिया। उसे ऐसा क्यों लगा कि जीवन के इन शब्दों में कुछ गड़बड़ है? तभी निता ने जीवन के सुंदर चेहरे पर गंभीर और उदासीन अभिव्यक्ति को देखते हुए खुद को कांपने से नहीं रोक सकी। फिर जीवन ने पलटकर रुद्राक्षी की ओर देखा। इस समय उसके चेहरे पर गुस्से का रंग पूरी तरह से गायब होकर शर्मिंदगी और ग्लानि में बदल गया था, क्योंकि यह सारी परेशानी रुद्राक्षी को उसी की वजह से ही हुई है। मुझे क्षमा करें रुद्राक्षी, मेरे कारण तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी। जीवन ने अपराधबोध के साथ रुद्राक्षी से माफी मांगी। तभी रुद्राक्षी ने अपना हाथ लहराते हुए जीवन की तरफ मुड़कर कहा, यह सब तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम भविष्य में और कम संवाद कर तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम एक ही तरह के लोग नहीं हैं, इसलिए तुम्हें भविष्य में मेरे पास कम आना चाहिए। रुद्राक्षी यह सोचती है कि जीवन ने वास्तव में उसके लिए बहुत परेशानी पैदा कर दी है, जैसे कि चारू, निता और एक तारा के रूप में। इस समय जब जीवन ने रुद्राक्षी की बातें सुनी, तो उसके चेहरे पर सदमे के भाव झलक उठे। उसे ऐसा लग रहा था कि रुद्राक्षी ने अभी जो कहा उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये पहली बार था कि किसी लड़की ने उसे इतनी आसानी से अस्वीकार कर दिया था कि वो उसकी तलाश न करे। इस समय रुद्राक्षी न केवल उसके प्रति दयालु है, बल्कि अब उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा है। इसलिए जीवन ने जल्दी से उसका पीछा करते हुए उसे समझाया, रुद्राक्षी, मुझे पता है कि यह सब मेरी गलती है, लेकिन मैं वास्तव में आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। फिर रुद्राक्षी ने अपना सिर घुमाकर जीवन की ओर देखकर थोड़ा मुस्कुराकर उससे माफी मांगते हुए कहा, लेकिन इस समय मुझे लगता है कि अगर हम दोनों दोस्त बने तो इससे मुझे बहुत परेशानी होगी, इसलिए हमें अपनी दूरी बनाए रखना ही अच्छा है। मुझे आशा है कि तुम इसे समझ सकते हो जीवन, और अभी के लिए मुझे क्षमा करें। मुझे अब अपने कक्षा में जाने के लिए जल्दी करनी होगी, नहीं तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। ये कहने के बाद रुद्राक्षी वहां बिना रुके घूमी और चली गई। इस समय जीवन ने बस रुद्राक्षी को खुद से दूर जाते हुए एकटक देखा, और एक दुखद अभिव्यक्ति जो वह समझ नहीं पा रहा था, अनजाने में ही उसके चेहरे पर चमक उठी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी प्यारी महिला द्वारा उसके कबूलनामे को अस्वीकार किए जाने से दुखी था।
थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।